की सीरीज का ये एक नया लेक्चर है। और बच्चा आज के लेक्चर में आप जो है क्लब स्टडी पर अपने अभिषेक भैया यानी मेरे साथ जो है क्लास 12th का एक नया चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जिसको हम लोग जो है EMI के नाम से भी जानते हैं, उसको 100% पढ़ने वाले बच्चा जो है उसको समझने वाले हैं। इस चैप्टर के अंतर्गत आप जो है मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, फैराडे के एक्सपेरिमेंट क्या है, फैराडे लॉ क्या होता है, इन सभी टॉपिक पर हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं और साथ में बेटा इन लोग पर न्यूमेरिकल लेकर के इनको समझने वाले हैं। बता ये वीडियो जो है वो 1 शॉट वीडियो है, तो इसके अंतर्गत मैं आपको 100% चीज समझाने की कोशिश करूंगा ताकि आपको जो है बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स अचीव हो सके। तो चलिए ज़्यादा बात ना करते हुए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज का चैप्टर कौन सा बेटा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। नाम क्या है इसका जो है EMI। EMI मतलब क्या होता है? अगर लिया है तो चुकाना पड़ेगा। तो बिल्कुल जो है चलिए बात करते हैं, अभी समझ में आएगा कि क्या मैंने लिया है तो क्या मैं चुका रहा हूं। लेकिन इसको समझने से पहले सबसे पहले हम लोग को मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है ये समझना पड़ेगा बेटा। आप सब लोगों ने फ्लक्स के बारे में ऑलरेडी एक बार तो बात की ही हुई है, आपको याद आ रहा होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात की हुई थी बेटा। और आज क्या करने जा रहे हैं? मैग्नेटिक फ्लक्स की बात करने जा रहे हैं। क्या दोनों में कुछ सिमिलरिटी है सर? हाँ भैया बिल्कुल जो है दोनों में सिमिलरिटी है। जैसे आपने पढ़ा हुआ था इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वैसे आप पढ़ने वाले हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। फर्क बस इतना है, जैसे जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता था वहां पर आपने देखा हुआ था कि किसी भी सरफेस के परपेंडिकुलर जाने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इलेक्ट्रिक फ्लक्स को रिप्रेजेंट करती हैं। सेम टू सेम बच्चा, सेम टू सेम जो है मैग्नेटिक फ्लक्स भी वैसे ही आता है। किसी भी सरफेस के परपेंडिकुलर जाने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मैग्नेटिक फ्लक्स को रिप्रेजेंट करती हैं। मान लो ये क्या है जो है, ये एज्यूम करना बेटा, ये क्या है? ये अपने पास जो एक सरफेस है और इस सरफेस से जाने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं? यही रिप्रेजेंट करती हैं मैग्नेटिक फ्लक्स को। बिल्कुल ये मैं डांस नहीं कर रहा हूं, ये क्या है? ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये क्या है? एक सरफेस है। ये जाने वाली लाइन क्या होने वाली है? इसको बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। क्या बोलते हैं बेटा? मैग्नेटिक फ्लक्स। चलिए हैंड लगा लेते हैं, क्योंकि बिना हैंड लगाए इतनी सारी बातें हो गई हैं, तो बातें तो बहुत सारी होने जा रही हैं। लगाना है बेटा मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स बच्चा क्या कहा मैंने आपसे जो है कि द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ सरफेस इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। किसी भी सरफेस के, हिंदी मीडियम बच्चा आप नोट डाउन करिएगा, कि किसी भी सतह से लंबवत जाने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबकीय फ्लक्स को रिप्रेजेंट करती हैं। मैंने कहा कि मान लीजिए बेटा जो है ये क्या है? बोर्ड के पैरेलल मैंने जो है कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपको दिखाई हुई हैं। मैंने क्या कहा? बोर्ड के पैरेलल कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं और एक सरफेस को बोर्ड के परपेंडिकुलर रखा गया बेटा। इस तरीके से रखा गया है। बोर्ड के पैरेलल कौन है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं। बोर्ड के परपेंडिकुलर कौन है? मैग्नेटिक फ्लक्स हैं। और इस सरफेस से निकलने वाली परपेंडिकुलर फील्ड लाइंस क्या रिप्रेजेंट करने जा रही हैं? मैग्नेटिक फ्लक्स को रिप्रेजेंट करने जा रही हैं। अगर मैं ये बोलूं कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस मैग्नेटिक फ्लक्स को रिप्रेजेंट करती हैं, तो क्या आप ये सरफेस देख करके बता सकते हैं कि कितनी जो है फील्ड लाइंस, कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है इस सरफेस को परपेंडिकुलर जो है पार कर रही है, परपेंडिकुलर जो है इससे पास हो रही है बेटा? तो आप काउंट कर रहे होंगे जो है कि 1 और 2 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं जो इस सरफेस को परपेंडिकुलर होकर जा रही हैं। अच्छा अगर मैं बोलूं नंबर ऑफ फील्ड लाइंस मैग्नेटिक फ्लक्स को रिप्रेजेंट कर रही है, तो कंफर्म है यहां पर जो है मैग्नेटिक फ्लक्स का मान क्या निकल के आने जा रहा है? मैग्नेटिक फ्लक्स का मान बच्चा क्या हो जाएगा? 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 2। अच्छा एक और बात, मैग्नेटिक फ्लक्स को हमेशा आपको पता होगा फाई से रिप्रेजेंट किया जाता है। फ्लक्स हमेशा किससे होगा बेटा? फाई से। अब अगर वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है तो फाई ई आ जाएगा, अगर वो मैग्नेटिक फ्लक्स है तो फाई वी आ जाएगा, या कोई सा भी फ्लक्स रहेगा बेटा, फ्लक्स को हमेशा फाई से रिप्रेजेंट करेंगे। और फ्लक्स है क्या? सरफेस के परपेंडिकुलर जाने वाली फील्ड रेखाएं, कोई भी फील्ड रेखाएं वो हमेशा उसी के फ्लक्स को रिप्रेजेंट करने वाली हैं। ठीक है, मुझे यहां समझ में आ गया। यहां बेटा क्या हुआ? आपको दिख रहा होगा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डेंस हो गई हैं, बहुत ज्यादा पास पास आ गई हैं। अच्छा अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास पास आ गई, इसका मतलब क्या? कि मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी बढ़ गई है। भाई अगर मैग्नेटिक फील्ड की तीव्रता बढ़ाओगे तो फील्ड लाइंस क्या हो जाएंगी? डेंस हो जाएंगी। और अगर फील्ड लाइन डेंस हो गई, अगर फील्ड लाइंस पास पास हो गई, तो बेटा सरफेस से जाने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की नंबर्स बढ़ जाएंगे, इनकी संख्या बढ़ जाएगी। देखो बढ़ी हुई है 1
2, 3 और 4। अब क्या हो रहा है बेटा, 4 मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो हैं वो इस सरफेस से पास होकर के जा रही हैं। ये कैसे हुआ है, जब हमने जो है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या कर दी है, बढ़ा दी है। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बढ़ाई, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या हो गई, डेंस हो गई हैं। मतलब समझ में आ रहा है कि अगर आपने जो है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बढ़ा दिया जो है तो क्या हो जाएगा बेटा, फाई का मान क्या हो जाएगा, फाई का मान हमेशा बढ़ जाएगा, फ्लक्स मान क्या हो जाएगा बेटा, बढ़ जाएगा। नंबर ऑफ फील्ड लाइंस को काउंट करके हम लोग जो है अगर बोले तो हमको समझ में आ रहा है कि यहाँ पर जो हमारा फ्लक्स आने वाला है बेटा, वो तो फ्लक्स हमारा 4 है। क्या समझ में आ गया? अच्छा यहाँ देखो, मैंने दोबारा से जो है वही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस रखा है, मैग्नेटिक फील्ड्स में कोई चेंज नहीं किया हुआ है, लेकिन मैंने इस बार क्या क्या जो है बेटा, जो हमारे पास सरफेस था, जो हमारे पास पृष्ठ था, उस सरफेस का हमने क्या कर दिया जो है, एरिया बड़ा कर दिया है। इसका एरिया बड़ा कर दिया बेटा। कुछ देखो यहाँ पर क्या हो रहा था, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, एक मैग्नेटिक फील्ड, 2 और 3 फील्ड लाइंस आपको दिख रहा होगा कि बाहर से निकल जा रही हैं, जो इसको परपेंडिकुलर बाइसेक्ट नहीं कर रही हैं। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, जब मैंने एरिया बड़ा कर दिया बेटा, मैंने क्या कर दिया जो है, सरफेस का एरिया जैसे ही बड़ा किया, ये वाली फील्ड लाइंस भी क्या होने वाली है, इससे पास होकर जाने लगी। मतलब अगर हम जो है सरफेस का एरिया बढ़ाते हैं तो भी हमारा क्या होने वाला बेटा जो है, तो भी हम लोग जो है फाइंड कर सकते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। मतलब अगर जो है सरफेस का एरिया क्या कर दिया जाए, बढ़ा दिया जाए, तो इससे क्या होगा जो है, फ्लक्स का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। लेकिन कंडीशन ये है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप मान लो इसको यहां बढ़ा दे, इसको यहां बढ़ा दिए, अब जितना मर्जी उतना जो है सरफेस एरिया बढ़ाइए, जब फ्लक्स है ही नहीं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ही नहीं, तो फ्लक्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा बेटा। अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं तो आप क्या कर सकते हैं, एरिया बढ़ा करके जो है फ्लक्स का मान बढ़ा सकते हैं बेटा। नंबर ऑफ फील्ड लाइंस काउंट करके बताइएगा, यहां पर हम लोग के पास जो है कितनी मैग्नेटिक फ्लक्स आने वाले हैं बेटा, 1, 2, 3, 4, 5। कितनी आगे बच्चा जो है, 5 आ चुकी हैं। अच्छा, आप सब लोगों ने एरिया वेक्टर तो पढ़ा ही होगा यार। मैंने क्या कहा था जो है, अगर आपके पास कोई बॉडी है, उसका जो एरिया वेक्टर होता है वो हमेशा उस बॉडी के परपेंडिकुलर होता है। मैंने क्या कहा है, जो एरिया वेक्टर होता है उस सरफेस के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। अगर 2D बॉडी है तो परपेंडिकुलर आउटसाइड दोनों साइड हो जाएगा बेटा, और अगर जो है क्या होता है 3D बॉडी होती है तो आउटसाइड द सरफेस, सरफेस के आउटसाइड परपेंडिकुलर रेखा क्या होती है, उसके वेक्टर उसके जो है एरिया वेक्टर को रिप्रेजेंट करती है। यहां समझ में आ गया बेटा कि जो फाई होने वाला है, एक्चुअल में जो फाई होता है, जो फ्लक्स होता है मैग्नेटिक फील्ड का, वो तो डिपेंड करता है किस पर जो है, मैग्नेटिक फील्ड पे, इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है पहला, और दूसरा हमारा जो फ्लक्स होता है वो डिपेंड करता है बेटा किस पर जो है, वो उसके एरिया पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है बेटा, एरिया पे डिपेंड करता है। मतलब आपको समझ में आ रहा होगा कि आपने नया फॉर्मूला पढ़ रखा होगा। नया फॉर्मूला हमारा क्या होता है कि फ्लक्स V इक्वल टू क्या होता है बेटा जो है, BA। और जो बच्चे और चीज पढ़े हुए होंगे उनको ये समझ में आया होगा, एक्चुअल में जो है फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, BA cos थीटा। हाँ, यहां पर जो है वही थीटा, जैसे आपको याद हो रहा होगा कि फ्लक्स E क्या होता है, EA cos थीटा होता है, वही यहां पे क्या आ रहा है, 5 इक्वल टू बेटा BA cos थीटा आता है। देखो कोई चीटिंग नहीं हो रही है, मैं आपसे कोई चीटिंग नहीं कर रहा हूं, ये थीटा क्या है इसको समझा रहा हूं बेटा। डेफिनेटली अभी आपने कहा कि जो फ्लक्स होता है वो तो B पर, और किस पे डिपेंड कर रहा है बेटा जो है, A पे डिपेंड करता है। फ्लक्स पे डिपेंड कर रहा है, B पे डिपेंड कर रहा है और A पे डिपेंड कर रहा है, तो यहाँ पे थीटा क्या आ गया है, थीटा एक्चुअल में क्या होता है, उसको समझने के लिए हम आप एक बार इसको नोट कर लीजिएगा, ताकि मैं आपको समझा सकूं कि एक्चुअल में जो है थीटा क्या है, इस फॉर्मूले को कैसे डिराइव किया गया है, कहां से आया है, थीटा होता क्या है, किसके बीच एंगल है, सभी बातों को डिटेल में बात करते हैं। पहले आप इसको बच्चा नोट करिएगा। मैग्नेटिक फ्लक्स को एक और तरीके से बेटा रिप्रेजेंट किया सकता है, वो क्या है कि द फ्लक्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पासिंग थ्रू एन एरिया इज डिफाइंड एज फाई इक्वल टू बेटा क्या होने वाला है, मैग्नेटिक फ्लक्स इक्वल टू क्या होने जा रहा है बेटा, कि मैग्नेटिक इंटेंसिटी वेक्टर V और वेक्टर A के साथ जो है अगर डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो क्या निकल कर आने वाला है, तो भी आपको जो है मैग्नेटिक फ्लक्स की जो है यूनिट का क्या मिलने वाला बेटा जो है, मैग्नेटिक फ्लक्स हम लोग फाइंड हो जाएगा क्या करके, अगर मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी जो है और साथ में एरिया वेक्टर से क्या कर दे जो है डॉट मल्टीप्लाई करा दे। तो मतलब आपको पता है कि अगर दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट किया जाता है तो क्या निकल कर आता है बेटा जो है, cos थीटा निकल कर आता है। मतलब क्या बन जाएगा कि 5 इक्वल टू BA cos थीटा। इस फॉर्मूले को याद रखना बच्चा जो है, आपका न्यूमेरिकल में इस फॉर्मूले का यूज किया जाएगा, किसको, 5 इक्वल टू मैग्नेटिक फ्लक्स इक्वल टू क्या आने वाला है, BA cos
थीटा। इसी को यूज करके हम लोग अभी आने वाले टाइम पे थोड़ा सा न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करने वाले हैं। ध्यान रखना ये कैसे निकल कर आया समझो बेटा। मान लो कि मैंने कहा जो है अपने पास जो सरफेस है वो इस तरीके से है, लेकिन इस बार अपना जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो बोर्ड के व्हाइट बोर्ड के पैरेलल नहीं है, कुछ एंगल बना के जा रही है बेटा। मान लो एक मिनट के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो कुछ इस तरीके से आ गई। ध्यान समझना, मान लो जो है ये क्या है, ये तो सरफेस है और ये क्या है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। अगर आपको दिख रहा होगा कि इसका एरिया वेक्टर ऐसा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसा, तो बेटा एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में जो है थीटा एंगल क्रिएट हो रहा है। मैंने क्या कहा कि मान लो ये कोई अपने पास सरफेस है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ ऐसे पास हो रही हैं और इसका जो एरिया वेक्टर है वो तो परपेंडिकुलर होगा आउटसाइड। बेटा परपेंडिकुलर जो है एरिया वेक्टर निकल के आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरीके से जा रही हैं, तो एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में क्या बन के आ जाएगा, थीटा निकल के आ जाएगा। आपने कहा हुआ था कि अगर जो है जो वही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मैग्नेटिक फ्लक्स को रिप्रेजेंट करेंगी, जो क्या करने बेटा जो है जो सरफेस के परपेंडिकुलर जाने वाली हैं, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस सरफेस के परपेंडिकुलर जाएंगी वही मैग्नेटिक फ्लक्स को रिप्रेजेंट करने वाली हैं। लेकिन ये तो किसी एंगल पे जा रही है, ये तो बेटा क्या उसके परपेंडिकुलर जा नहीं रही है, तो ये वाली लाइन तो रिप्रेजेंट करने वाली नहीं है। हम करें क्या, हम मैग्नेटिक फील्ड का बेटा क्या कर लेंगे, कंपोनेंट करेंगे। आपको पता है इसका कंपोनेंट, एक कंपोनेंट हमारा ये निकल कर आ जाएगा और एक कंपोनेंट हमारा जो है इसी पर जाने वाला बेटा। जो ये वाला कंपोनेंट होगा उसको हम लोग क्या बोलने वाले हैं, बी साइन थीटा। क्या बोलेंगे, बी साइन थीटा। और इस वाले कंपोनेंट क्या बोला जाएगा, बी कॉस थीटा। आपने सीखा हुआ था जिसके साथ थीटा रहेगा उसका कॉस लगा दूंगा, जो थीटा साथ नहीं रहेगा उसका क्या लगा दूंगा, साइन लगा दूंगा। ये कैसे सीखा हुआ है आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है यार। ये क्या होने वाला है, बी कॉस थीटा। अच्छा देखो, जो मैग्नेटिक फील्ड की जो कंपोनेंट बी कॉस थीटा है वो तो सरफेस के परपेंडिकुलर गया, लेकिन जो कंपोनेंट बी साइन थीटा है वो तो सरफेस के पैरेलल गया। वो बेटा सरफेस के पैरेलल जाने वाली फील्ड लाइंस तो मैग्नेटिक फ्लक्स को रिप्रेजेंट नहीं करती हैं, जो परपेंडिकुलर जाएगी वही मैग्नेटिक फ्लक्स को रिप्रेजेंट करेगी बेटा। और परपेंडिकुलर कौन गई, परपेंडिकुलर बी कॉस थीटा गई, मतलब मुझे मिलके आ चुका है फॉर्मूला क्या आ जाएगा जो है बी ए कॉस थीटा, क्योंकि बी कॉस थीटा वही मैग्नेटिक फील्ड लाइन है जो फ्लक्स को रिप्रेजेंट करने जा रही है। बेटा इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, वी डॉट ए बोल सकते हैं। क्या मेरी इतनी बात समझ में आ गई है, बहुत अच्छा। ये वाला फॉर्मूला वैलिड है, अच्छा है, लेकिन आपको बुक में एक और फॉर्मूला दिखाया गया होगा, इंटीग्रेटेड फॉर्म। बेटा हमने क्या कहा था, इंटीग्रेटेड फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। अगर इसके बारे में बात करें, मान लो अपने पास इस तरीके से कोई सरफेस आ गई। अभी क्या थी सरफेस डिफाइन थी, मैंने क्या ले लिया था, मैंने जो है एक स्क्वायर ले लिया था, मैं एक लूप ले सकता था, मैं जो है क्या रेक्टेंगल ले सकता था। लेकिन अब की बार क्या हो गया, अपने पास सरफेस डिफाइन नहीं है किस टाइप की सरफेस है। अगर इस टाइप के सरफेस के लिए मैग्नेटिक फ्लक्स निकालने का रास्ता हो क्या करेंगे, वहां पर बेटा जरूरत पड़ती है इंटीग्रेटेड समाकलित रूप से जो है कैसे मैग्नेटिक फ्लक्स निकाला जाए। देखो क्या होने वाला है, हुआ क्या, मैंने जो है एक छोटा सा पार्ट मैंने कट कर लिया डीए का, मैंने पूरा नहीं लिया बेटा, इसका एरिया बड़ा सा होने वाला है। मैंने क्या किया, एक छोटा सा पार्ट का कट कर लिया, डीए कट कर लिया हुआ है। अच्छा इस छोटे से पार्ट डीए से हमने देखा कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो इस तरह के जा रही हैं और इसका जो एरिया वेक्टर है वो डीए जो निकल बेटा जो है, जिसका एरिया वेक्टर डीए निकल कर आ रहा है, वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन से थीटा एंगल पे क्या है, दूर है इससे। मैंने कहा एक्चुअल में फाई बराबर क्या होता है बेटा, जो फाई बराबर होता है वी डॉट डीए होता है, वी डॉट ए होता है। अब छोटा सा एरिया था, छोटा सा डीए था, तो वहां से छोटे से मैग्नेटिक फ्लक्स पास होने वाला है। मैंने क्या कहा, डी फाई इक्वल टू वेक्टर वी डॉट प्रोडक्ट वेक्टर डीए बेटा। अब मैंने कहा दो साइड का कर लो, इंटीग्रेशन कर लो। अगर दोनों साइड इंटीग्रेशन कर लिया जाता है तो डी फाई इक्वल टू क्या निकल कर जाएगा, बी ए कॉस थीटा। और इसी क्या बोलता है बेटा जो है इंटीग्रेटेड फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। ये फॉर्मूला बेटा आपका ऑलवेज वैलिड होने जा रहा है। क्या होने जा रहा है, ये फॉर्मूला हमेशा आपके लिए वैलिड होगा। इस फॉर्मूला जरूर याद रखना कि डी फाई इक्वल टू इंटीग्रेशन बी ए कॉस थीटा। हम लोगों ने मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है अच्छे तरीके से समझ रखा है। मैग्नेटिक फ्लक्स को याद करने के लिए बस ऐसे वो शाम भा इस वीडियो को याद रखो, अपने आप समझ में आ जाएगा जो है ये क्या है। ये हमेशा ये कोई सरफेस है, कैसी सरफेस है, अपने पास एक सरफेस रखी हुई है। ये क्या है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है जो कि परपेंडिकुलर पास करने वाली है। इसी को हम लोग क्या बोलने जा रहे हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स बोलने आ रहे हैं। इतनी सी बात को याद रखें और इस फॉर्मूले को याद रख लेना जो है फाई इक्वल टू बी ए कॉस थीटा। यहां से हम लोग क्या करने वाले हैं, न्यूमेरिकल्स ट्राई करने वाले हैं। डेफिनेटली आप जो सोच रहे हैं अभी वो बचा हुआ है, मैग्नेटिक फ्लक्स कैसी क्वांटिटी है। मैग्नेटिक फ्लक्स जो है ये कैसी क्वांटिटी है, क्या ये स्केलर क्वांटिटी है, क्या ये जो है वेक्टर क्वांटिटी है, ये किस टाइप्स की क्वांटिटी होने वाली है, इस टॉपिक पर हम लोग बात करने जा रहे हैं अब जो है। और बेटा मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट क्या होने जा रही है इसको भी समझने वाले हैं। इसको नोट कर लीजिए ताकि हम जो है मैग्नेटिक टाइप्स ऑफ किस टाइप का ये समझ सकें और इसके यूनिट बात कर सकें। बेटा नोट करना इसको। बच्चा अगर हम इस टॉपिक पे बात करें
कि मैग्नेटिक फ्लक्स अपना जो है किस टाइप्स की क्वांटिटी होने जा रही है, क्या ये स्केलर क्वांटिटी है, क्या ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसका आंसर हम लोग को हमारे फॉर्मूले में ही मिल जाएगा बेटा। हमने क्या कहा हुआ था जो है कि मैग्नेटिक फ्लक्स इक्वल टू क्या होता है, वेक्टर v डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर a। बच्चा आपको पता होगा कि जब भी दो सदिशों का, दो वेक्टर क्वांटिटी का डॉट प्रोडक्ट आ जाता है तो कंफर्म है उनका जो रिजल्टेंट वेक्टर आता है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है, वो एक अदिश क्वांटिटी होती है। यहां क्या हो रहा है, यहां वेक्टर बी वेक्टर का और ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कराने के बाद जो हम लोग को मैग्नेटिक फ्लक्स फाइंड हो रहा है, मतलब कंफर्म है कि मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होने वाला है, एक स्केलर क्वांटिटी होने जा रही है। मैंने क्या कहा है कि इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। और अगर आप डॉट प्रोडक्ट कराते हैं तो आपको फाइव इक्वल टू क्या मिल जाएगा, बी ए कॉस थीटा मिल जाएगा बेटा। जहां थीटा क्या है, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन बी एंड ए। बेटा ध्यान रखना, जहां पर थीटा क्या है, थीटा मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का कोण है। बेटा थीटा क्या है, थीटा इज द एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। लिख लेना इस बात को, ठीक है। अगली टॉपिक आता है यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड भी हम लोग जो है, अगर उसका फॉर्मूला बेटा हम लोग को पता है मैग्नेटिक फ्लक्स का, तो हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट भी फाइंड कर सकते हैं। कैसे करते हैं देखना यार भाई, फाइव इक्वल टू क्या होता है, बी ए कॉस थीटा। आपको दिख रहा होगा बेटा कि बी ए मैग्नेटिक फ्लक्स इक्वल टू क्या रहा है, बी और ए। बेटा बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, और मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट क्या होती है, टेस्ला। क्या होती है बेटा जो है, टेस्ला। और ए क्या है, एरिया है, एरिया की यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर। ये सारी बातें हम लोग जो है एसआई यूनिट की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं बेटा, एसआई यूनिट में। मतलब एसआई यूनिट में मैग्नेटिक फ्लक्स का जो यूनिट है वो क्या है, टेस्ला मीटर स्क्वायर, या फिर इसी को बोला जाता है बेटा वेबर। क्या बोला जाता है, वेबर बोला जाता है। क्या इसका सीजीएस मात्रक भी होता है, डेफिनेटली यार। इसका हम लोग अगर सीजीएस मात्रक देखते हैं बेटा, तो ये बताओ टेस्ला का सीजीएस क्या होता है, गॉस। सबने पढ़ रखा है, टेस्ला का सीजीएस क्या होता है, गॉस होता है। और मीटर का सीजीएस क्या होता है बेटा, सेंटीमीटर। तो मैंने क्या कहा, गॉस सेंटीमीटर स्क्वायर, या फिर इसी क्या बोला जाएगा जो है, इसी को बोला जाएगा बेटा मैक्सिबल। ये क्या है, ये आपकी जो है सीजीएस यूनिट है। कैसी यूनिट है, सीजीएस। क्या वेबर और मैक्सिबल में, क्या वेबर और मैक्सिबल में कोई रिलेशन होता है, डेफिनेटली यार। आपसे क्या कहा जाएगा कि 1 वेबर इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है, 1 वेबर इक्वल टू 10 की पावर 8 मैक्सिबल। इस बात को आप याद रखेंगे, आपको न्यूमेरिकल में यूज करना पड़ता था बेटा। क्या बोलने वाले हो कि 1 वेबर इक्वल टू 10 की पावर 8 मैक्सिबल। एक छोटी सी बात हम लोग की बची हुई है। अभी तो हमने क्या कर रहे थे, मान लो हमारे पास कोई लूप है, इस लूप से परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड दिखाई जा रही थी और हम लोगों ने फ्लक्स निकाल लिया था। बेटा मान लो जैसे ये अपने पास ये आ गया। अब देखो ये क्या है, इसमें जो है n टर्म्स ऑफ लूप है भाई। ऐसे बहुत सारे लूप्स बैठे हुए हैं, ये देखो ये देखो ये देखो, ऐसे क्या होने वाले हैं, इसमें n टर्म्स ऑफ लूप्स हैं। बेटा अगर n टर्म्स ऑफ लूप्स प्रेजेंट हैं तो बताओ निकलने वाला टोटल फ्लक्स कितना होगा, इफ द नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल इज n। यदि आप क्या लिखेंगे हिंदी मीडियम, क्या लिखे बेटा जो है, यदि कॉइल मतलब शायद वलय बोलते हो या लूप ही बोल सकते हो, यदि लूप में n फेरे उपलब्ध हों, n फेरे उपस्थित हों, तो लूप से निकलने वाला कुल फ्लक्स, देन टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू द कॉइल इज फाइनाइट इक्वल टू n टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा जो है n टाइम्स v डॉट डी ए। मतलब क्या बोलने वाले हो, यदि लूप में कुल फेरु संख्या n हो तो लूप से निकलने वाला कुल फ्लक्स फाइनाइट इक्वल टू n टाइम्स ऑफ v डॉट a हो जाएगा बेटा। यहां पर फाइनाइट कितना जाएगा हम लोग का, n b a cos थीटा। अगर लूप में n फेरे उपस्थित हो, n टर्म्स उपलब्ध होने वाले हैं, तो हमारा जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा वो n टाइम्स क्या हो जाएगा बेटा जो है, बढ़ जाएगा। कि इतनी बार को समझ में आ गई है। बहुत अच्छे तरीके से हम लोगों ने मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, उसकी यूनिट क्या होती है, इंटीग्रेटेड फॉर्म क्या होता है, बी ए कॉस थीटा कैसे आया हुआ है, इन सभी बातों पर हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से डिटेल्स में बातें कर ली है बेटा। अब एक काम करते हैं, एक न्यूमेरिकल लेते हैं और उस न्यूमेरिकल से हम लोग जो है मैग्नेटिक फ्लक्स का 100% कॉन्सेप्ट क्या कर लेते हैं, क्लियर कर लेते हैं। ये 1 शॉट का वीडियो है, तो मैं कोशिश करूंगा एक न्यूमेरिकल खुद लगाने का और एक आपको जो है होमवर्क के रूप में देने का, जिससे आप जो है प्रैक्टिस कर सको। बाकी आपके पास एनसीईआरटी तो है ही बेटा, वहां से प्रैक्टिस जरूर करना है। एक अच्छा मार्क्स लाने के लिए आपको वहां से प्रैक्टिस जरूर करनी है, इधर उधर की बातें नहीं करनी है। फोकस अब सिर्फ और सिर्फ अपने पढ़ाई पर करना है। टाइम आपके पास आप देख ही रहे हैं बहुत कम बचा हुआ यार, और इतने कम टाइम में आप
इधर उधर की बातें ना करिए, सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, अपने पढ़ाई को देखिए। करना क्या है, एक न्यूमेरिकल मैं लूंगा, उसको मैं लगाऊंगा, वहां से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी बेटा, वहां आप देखेंगे न्यूमेरिकल कैसे ट्राई किया जाता है, और उसके बाद जो है एक होमवर्क रहेगा वो आप खुद करेंगे, और साथ में आप जो है एनसीईआरटी लगाने वाले हैं। अगर न्यूमेरिकल में कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको जो है अपना व्हाट्सएप नंबर दे रखा हूं, आप मुझे वहां से जो है अपना क्वेश्चन मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। मैं आपको 100% ट्राई करूंगा जो है कि आपको मैं समझा सकूं बेटा। इसको नोट कर लीजिएगा ताकि हम लोग न्यूमेरिकल ले सकें। ये रहा अपना जो है प्यारा सा खूबसूरत सा क्वेश्चन। अरे सर खूबसूरत की बात कर रहे हैं, क्वेश्चन देखने में ही बड़ा लग रहा है। नहीं यार, क्वेश्चन बड़ा थोड़ी ना होता है, क्वेश्चन को बस एक बार पढ़ा जाता है। एक बार क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ो, क्वेश्चन आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन अगर क्वेश्चन बड़ा है तो जरूरी बहुत ज़्यादा हार्ड हो। अब देखना है क्वेश्चन को बहुत प्यार से आप लगाने वाले हो, इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से करने वाले हो। एक बार क्वेश्चन पढ़ो तो एक बार। और रही बात खूबसूरती की, उसकी बात तो ना ही की जाए तो अच्छी है, क्यों है? सॉरी। A long solenoid of radius 3 cm, length 100 cm, carries a current of 4 ampere. The total number of turns is 300, assuming ideal solenoid. हिंदी मीडियम बेटा, आपसे क्या कहा जा रहा है कि आपके पास जो है एक लंबी पैनलिका है जिसकी रेडियस कितना होने वाला 3 सेंटीमीटर जा रहा है, और जिसकी लंबाई जो है वो 100 सेंटीमीटर है, जिसमें लपेटे गए फेरू संख्या, जो आप वायर लपेटने वाले हैं, इसमें लपेटे गए फेरू की संख्या क्या होने वाली है बेटा? 300 होने वाली है, और जिसमें जो करंट फ्लो कर रही है वो 4 एम्पियर की करंट फ्लो कराई जा रही है। आपसे कहा जा रहा है कि आप इसको जो है एक आइडियल पैनल का, एक आइडियल सॉलिनॉइड मान करके सरफेस के, इस सॉलिनॉइड के अंदर उपस्थित कोई सर्कुलर सरफेस से पास होने वाले मैग्नेटिक फ्लक्स का मान ज्ञात कीजिए। यदि मैग्नेटिक फ्लक्स का केंद्र सॉलिनॉइड के अक्ष रेखा पर स्थित है, तो मतलब आपका जो सरफेस है, जो आपका सर्कुलर सरफेस है, वो किसके, सॉलिनॉइड के अंदर अक्ष पर उसका जो है सेंटर आने वाला है, उसी के अंदर एज्यूम करना है। बेटा एक काम करते हैं, हम लोग फिगर बनाते हैं और फिर समझते हैं। मान लो अपने पास क्या आ गया, ये एक सॉलिनॉइड है, एक आइडियल सॉलिनॉइड लेते हैं। तो हमने बोल दिया हमारा जो है ये क्या आने वाला है, एक सॉलिनॉइड आ गया। आपको पता है सॉलिनॉइड आपने पढ़ रखा है बेटा, सॉलिनॉइड कुछ इस तरीके से आपने बनाया होगा। तो ये आपके पास क्या आ चुका है, सॉलिनॉइड आता है। क्या होता है, हमने पढ़ा हुआ ना, क्या होता है, एक बेलनाकार क्या होता है, नॉन कंडक्टिंग मटेरियल होता है, जिस पर आप क्या करते हैं, वायर्स लपेट देते हैं और उसमें करंट फ्लो कराते हैं। तो क्या होता है, वो जो है एक मैग्नेट की तरीके व्यवहार करता है, मैग्नेट तरीके लाइक मैग्नेट बिहेव करेगा, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, सॉलिनॉइड पैनल का बोलने लगते हैं। अब इसमें क्या हो रहा है कि इसमें आपने जो वायर लपेटा हुआ है, ये जो वायर लपेटा हुआ है, इसका जो एन है, मतलब हम लोग को जो जो मिलना में यहाँ लिखना बेटा, एन हमारा कितना है, एन हम लोग को 300 दिया जा रहा है। नंबर ऑफ टर्म्स, जो फेरो संख्या कितनी है, 300 है। जो सॉलिनॉइड की रेडियस है बेटा, क्या, जो सॉलिनॉइड की हम लोग को रेडियस दी गई है, वो दी गई है आपको जो है 3 सेंटीमीटर, कितना, 3 सेंटीमीटर। कन्वर्ट करना पड़ेगा तो कर लेंगे बेटा, यही कर दे रहा हूँ, देखो यही लिखता हूँ, 3 × 10 की पावर -2 मीटर आ गया। आपको पता है सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। वेरी गुड, आर हो गया बेटा। हम लोग को सॉलिनॉइड की लंबाई दी गई है, क्या दी गई है, सॉलिनॉइड की लंबाई बेटा। और एल का मान आपको याद होगा, देखो यहाँ जो है एल का मान दिया जा रहा है 100 सेंटीमीटर, कितना है, 100 सेंटीमीटर। इसको भी कन्वर्ट कर लेंगे, मैं क्या लिखने वाला हूँ, इसको जो है 100 सेंटीमीटर क्या होता है बेटा, 1 मीटर निकल के आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 1 मीटर निकल आ गया। बाकी क्या दिया गया है, इसमें जो एम्पियर करंट फ्लो हो रही है, मान लो जिसमें हम लोग ने जो भी करंट फ्लो कराई है, उसका जो मान दिया गया बेटा जो है, आई का मान देखो 4 एम्पियर करंट फ्लो कराई जा रही है। क्या हो रहा है, 4 एम्पियर की करंट फ्लो कराई जा रही है। करें इसके एक्सेस पर कोई एक क्या करना है, रिंग एज्यूम करना है, सर्कुलर रिंग एज्यूम करना है। और हमको ये, अब ये कैसे होता है, इसकी रेडियस क्या है, वो आगे क्वेश्चन मिलेगा बेटा जो है, ए बी सी के पार्ट्स हैं, क्वेश्चन बड़ा है तो मैंने थोड़ा ही लिखा हुआ है। आगे आपको क्या मिलने वाले हैं, रिंग्स मिलने वाले हैं, और रिंग से पास होने, सर्कुलर जो है सरफेस से पास होने वाले मैग्नेटिक फ्लक्स फाइंड करना है। अच्छा, मैग्नेटिक फ्लक्स फाइंड करने से पहले हम लोग को सॉलिनॉइड के अंदर, सॉलिनॉइड के इनसाइड जो है कितनी मैग्नेटिक फील्ड होती है, ये फाइंड करना पड़ेगा। बच्चा एक काम करना जो है, हम लोग क्या करने जा रहे हैं, इनसाइड द सॉलिनॉइड, सॉलिनॉइड के इनसाइड जो है कितनी मैग्नेटिक फील्ड होती है वो मैं यहां लिख दे रहा हूं, वी इनसाइड। किसके इनसाइड, सॉलिनॉइड के अंदर उपस्थित चुंबकीय क्षेत्र। आज सबने फॉर्मूला याद किया था, फॉर्मूला क्या होता है, म्यू नॉट एन आई बेटा। फॉर्मूला क्या आने वाला हम लोग का, बी इनसाइड इक्वल टू म्यू नॉट
एन आई। अगर हमसे बात किया जाए यहाँ पर जो है म्यू नॉट क्या, आप सबको पता है म्यू नॉट की वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁷। एन क्या होता है बेटा, एन होता है यूनिट लेंथ में प्रेजेंट होने वाले टर्म्स कितने होने वाले हैं उनको हम लोग स्मॉल एन बोलते हैं बेटा। मैं क्या बोलने वाला हूं कि द टर्म्स प्रेजेंट इन द यूनिट लेंथ ऑफ द सॉलिनॉइड इज एन, स्मॉल एन बेटा। मतलब प्रति एकांक लंबाई में उपस्थित होने वाले फेरों की संख्या क्या होने वाली है, स्मॉल एन आएगी। और आई क्या है कि वायर में कितने एम्पीयर करंट फ्लो कर रही है वो आई है बेटा। काम करें पहले एन का मान निकालते हैं। एन क्या होता है, यूनिट लेंथ में एन बाई एल, यूनिट लेंथ में कितने नंबर ऑफ टर्न्स प्रेजेंट हैं उसी को हम लोग क्या बोलने वाले हैं, स्मॉल एन बोलेंगे बेटा। तो एन बराबर कैपिटल मान तो कितना दिया बेटा, जो है 300 दिया, कितना दिया गया 300 बटे लंबाई कितनी है सॉलिनॉइड की 1 मीटर है 1, मतलब स्मॉल एन का मान हम लोग को 300 ही मिल गया। चलो निकालते हैं बेटा, वैल्यू निकालते हैं। म्यू नॉट का मान 4 पाई इंटू 10 की पावर माइनस इंटू 10 की पावर -7, 4 पाई इंटू 10 की पावर -7 इंटू एन का मान 300 बेटा, और इंटू आई का मान कितना आ रहा है 4 एम्पियर आ रहा है। ध्यान देना बेटा, जो है जगह थोड़ा कम है तो ठीक है कोई बात नहीं। 4 इंटू पाई का मान 3.14 इंटू 10 की पावर -7 इंटू 3 इंटू 10 की पावर 2 इंटू 4 बच्चा। ये सॉल्व करते हैं और वैल्यू मिल जाएगी हम लोग को बेटा। 4 यहाँ दिख रहा है हम लोग को, 4 यहाँ दिख रहा है, 4 4 जा 16 और 16 3 जा 48। क्या होने वाला हम लोग का जो है ये 48 इंटू 3.14 इंटू 10 की पावर -7 एंड 10 की पावर 2 बेटा। क्या मिल जाएगा 10 की पावर -5। भाई बी है तो यूनिट कैलोरी टेस्ला चल रही है, बहुत अच्छा। अगर मैं 48 इंटू 3.14 से मल्टीप्लाई करता हूँ बेटा जो है, तो जल्दी से आप मल्टीप्लाई देखना, हमको पता है 1.5 इंटू 10 की पावर -3 टेस्ला निकल करके आ रहा है बेटा। जो इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड है किसके, सोलेनॉइड के, वो कितनी है 1.5 इंटू 10 की पावर -3 टेस्ला। हमने निकाल लिया बेटा, हमने निकाल लिया है। आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करके चेक करना है कि क्या 1.5 इंटू 10 की पावर -3 टेस्ला आपका भी निकल कर आ रहा है नहीं आ रहा है। ये तो हमने समझ लिया कि इनसाइड द सोलेनॉइड के इनसाइड कितनी मैग्नेटिक फील्ड होती है, मैग्नेटिक इंटेंसिटी क्या है, वो 1.5 इंटू 10 की पावर -3 टेस्ला की है। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहे हैं कि जो सर्कुलर सरफेस है ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर एंड इज परपेंडिकुलर टू द एक्सेस ऑफ सोलेनॉइड, नंबर 1 करके नंबर 2 करके दिया गया क्वेश्चन जो है। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बेटा, लेकिन उसके लिए आप देख रहे हैं जगह कम है तो मैं ये क्वेश्चन रफ करूंगा। अगर आप इसको नोट करना चाहें तो जल्दी से नोट कर लीजिए, अदरवाइज मैं ये क्वेश्चन बेटा रफ करने जा रहा हूं। हाँ नोट कर लिया होगा बेटा, चलो रफ कर देते हैं इस क्वेश्चन को। इतने से पार्ट रफ करूंगा बस मैं। ध्यान देना, हम लोग से कहा जा रहा है जो हमारा सर्कुलर रूप है वो क्या है, परपेंडिकुलर है किसके, एक्सेस के बेटा। देखो ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर एंड इज परपेंडिकुलर टू द एक्सेस। अच्छा, अगर एक्सेस के परपेंडिकुलर आपने जो है सर्कुलर सरफेस को रखा हुआ है तो क्या आप ये बता सकते हैं उसका जो एरिया वेक्टर होगा वो किधर होगा बेटा। थोड़ा सोच के बोलना, क्या एरिया वेक्टर जो होगा वो किधर होगा। अच्छा, मैं ये क्यों निकलवा रहा हूं ये भी आपको समझ में आ रहा होगा बेटा। एक्चुअल में हम लोग को निकालना क्या है, फ्लक्स निकालना है, मैग्नेटिक फ्लक्स निकालना है। और बेटा मैग्नेटिक फ्लक्स फॉर्मूला क्या होता है, BA cos थीटा होता है। थीटा क्या होता है, थीटा इज द एंगल बिटवीन द एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड। थीटा क्या बेटा, सदिश क्या क्षेत्र, सदिश क्षेत्रफल तथा चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण है। जस्ट एज्यूम करो भैया ये क्या होने वाला है, ये सॉलिनॉइड है, इसमें क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरीके से ऐसे निकल कर आ रही हैं। अच्छा, मैंने क्या रखा जो है, मैंने 2 सेंटीमीटर बेटा, इसका कितना था 3 सेंटीमीटर अपना क्या है सॉलिनॉइड है, और हमारा जो सरफेस एरिया है वो क्या है 2 सेंटीमीटर का है, मतलब इससे छोटा ही होने वाला है। वो सरफेस के परपेंडिकुलर बेटा, एक्सेस के, एक्सेस हमारी ये एक्सेस क्या, ये एक्सेस है, और ये देखो इस तरीके से 2 सेंटीमीटर निकाल दिया जो है एक सर्कुलर सरफेस रख दिया। अब इससे निकलने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है बेटा वो तो परपेंडिकुलर होंगी बेटा। ये तुम्हारा क्या आ गया, ये है तुम्हारा जो है सर्कुलर सरफेस, इसका एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर से बाहर की ओर आ गया, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी ऐसे निकल कर आ रही है। मतलब हम लोग को कंफर्म हो चुका है बेटा कि जो थीटा निकल के आने वाला है इसके लिए वो हम लोग का जो है थीटा क्या आने वाला है, पहले क्वेश्चन के लिए बेटा थीटा का मान तो कंफर्म है 0 निकल कर आ जाएगा। क्या निकल कर आ जाएगा बेटा, थीटा का मान 0 आ जाएगा। बी इनसाइड हम लोगों ने निकाल रखा था 1.5 इंटू 10 की पावर -3 टेस्ला। हम लोग को एरिया वेक्टर निकालना होगा कि ए का कितना निकल आएगा। अगर एरिया निकालने आते हैं बेटा जो है तो इस क्वेश्चन के लिए अगर एरिया निकालते हैं तो एरिया फॉर्मूला क्या होता है, πr²। क्या आएगा बेटा, πr²। ठीक है, πr² मान निकाल लेते बेटा। आर का मान दिया गया है पहले क्वेश्चन के लिए बेटा, आर का मान कितना है, आर का मान हम लोग को दिया गया है, आर का मान 2 सेंटीमीटर। जब निकालते हैं बेटा इसको, पाई का मान कितना
3.14 इंटू आर स्क्वायर, सेंटीमीटर में है नहीं चलेगा, मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कन्वर्ट कर लेते हैं, 2 इंटू 10 की पावर -2 इंटू 2 इंटू 10 की पावर -2, 2 2 जा 4, मतलब क्या मिल गया 3.14 इंटू 4 इंटू 10 की पावर बेटा -4 निकल कर आ गया। बहुत अच्छा यार, मल्टीप्लाई करते हैं, 4 4 जा 16, 4 1 जा 4 और 4 1 जा 4 और 5 और 4 थे बेटा कितना जो है 12, 4 3 जा 12, 12.56 इंटू 10 की पावर -4, ये तो हम लोग का निकल कर आ गया है, एरिया निकल आ गया मीटर स्क्वायर। ये क्या है बेटा हम लोग का एरिया निकल कर आ गया। यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, 5 भी निकल कर क्या आ चुका है, 5 बराबर कितना जगह जो है बी का मान हमको मिल चुका था। बी कितना था 1.5 इंटू 10 की पावर -3, क्या था 1.5 इंटू 10 की पावर -3 इंटू बेटा एरिया कितना आने वाला है, एरिया 12.56 इंटू 10 की पावर -4। बेटा इधर देखो थीटा मान कितना है, थीटा का मान हम लोग को यार 0 दिखाई दे रहा है, समझ पा गए ना। ये क्या था, ये लूप था, एक्सेस के परपेंडिकुलर रखा गया है, इसका एरिया वेक्टर ऐसे परपेंडिकुलर बाहर की ओर आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की ओर है, थीटा मान 0 निकल के आ गया बेटा। और cos 0 का मान कितना होता है 1 होता है, तो इसका मान क्या हो रहा होगा, इसका मान सबको दिख रहा है 1, मतलब इससे मल्टीप्लाई कर दें, आंसर निकल करके आ जाएगा बेटा। कैलकुलेशन तो है ही यार, कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, क्या ही कर सकते हैं भाई। 5 भी निकल के आने वाला है, 1.5 इंटू 10 की पावर -3, 12.56 इंटू 10 की पावर -4, इसका मल्टीप्लाई करिए और आप मुझे जो है जल्दी से फाइनल आंसर बताइए बेटा कि आपका फाइनल आंसर कितना आ रहा है। आई होप 1.88 इंटू 10 की पावर -6 वेबर आ रहा होगा। अच्छा 10 की पावर -6 हम लोग कुछ और बोल सकते हैं यार, इसको सीधा 1.9 इंटू 10 की पावर -6 को क्या बोल दें बेटा जो है, इसको बोल देते हैं माइक्रो से रिप्रेजेंट कर दें, माइक्रो वेबर। आया पहला क्वेश्चन बेटा खत्म हुआ। कौन सा वाला, इनसाइड निकाला हम लोगों ने, एट द एंड ऑफ सोलेनॉइड, ये तो अलग क्वेश्चन आ गया भाई। इनसाइड अगर रिंग को इनसाइड रखा गया है तो उससे कितना फ्लक्स पास होगा, वो तो निकल के आ गया 1.9 माइक्रो वेबर निकल करके आ चुका है। इसी क्वेश्चन में अगर हम लोग सेकंड पार्ट की बात करते हैं बेटा, किसकी बात करते हैं, सेकंड पार्ट की बात करते हैं, एट द एंड ऑफ सोलेनॉइड। कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन अपना दोबारा से वही लौट कर आ चुका है यार। एट द एंड ऑफ सोलेनॉइड, सोलेनॉइड के एंड में अगर आपने देखा होगा तो बेटा सोलेनॉइड के एंड में जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो क्या, एंड में मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड की क्या होने वाली है बच्चा, हाफ होने जा रही है। मतलब बस बी का मान आप क्या लिखने वाले हैं, 1/2 म्यू नॉट एन आई। अच्छा म्यू नॉट एन आई का मान 1.5 इंटू 10 की पावर माइनस से निकाल ही लिया था, तो क्या बोलने वाले हो 1/2 इंटू 1.5 इंटू 10 की पावर -2। बच्चा बी के मान मिल चुका है। एरिया आपने ऑलरेडी निकाल रखा था, एरिया कितना था बेटा जो है, हमारा एरिया निकल करके आ रखा था 12.56। एक्चुअल में यार इसी का तो हाफ करना है, मतलब हम लोग क्या बोलने वाले हैं कि जो फ्लक्स निकल के आ जाएगा, इसके लिए जो फ्लक्स आ जाएगा वो तो देखो ना। अच्छा देखो जरा, 1.5 का मल्टीप्लाई इससे कराओगे और हाफ मल्टीप्लाई करा दोगे तो इसके लिए कराओगे, क्योंकि ये भी परपेंडिकुलर रखा ही हुआ है, तो थीटा का मान इसके लिए भी 0 है बेटा। तो वही क्वेश्चन दोबारा लौट कर आ रहा है, बस 1/2 कर देना है, तो भाई 1.9/2 माइक्रो वेबर, ये आपका क्या निकल कर आ जाएगा, ये आपका जो फ्लक्स पास कर रहा होगा कहाँ पर जो है, एट द एंड ऑफ सोलेनॉइड। अगर हम लोग जो है लूप को कहाँ रख दें, क्या रख दें, एट द एंड, अंत में रखते हैं, तो उस लूप से पास करने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स कितना होगा, वो इतना होने आ रहा है। बस इतनी सी बात ध्यान रखना। इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड पढ़ा ही हुआ सोलेनॉइड में आप लोगों ने, इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड फॉर्मूला क्या होता है, म्यू नॉट एन आई होता है बेटा। और अगर एट द एंड की बात किया जाए तो एंड पर जो मैग्नेटिक फील्ड आता है जो है वो आपका इतना आता है, कितना जाता है, बी इक्वल टू हाफ म्यू नॉट एन आई। जितना इनसाइड होगा इसी का आधा किधर होगा बेटा जो है, अंत में होता है, एंड पर होता है। सारी बातें क्लियर, ये क्वेश्चन कंफर्म बेटा। देखो ये पार्ट ए था, अभी पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी, 4 पार्ट में क्वेश्चन बटा हुआ है। मैंने आपको पार्ट ए दिखाया हुआ है जो कि मैंने आपको लगा दिया बेटा। आप इतनी सी बात को जल्दी से नोट करिए ताकि मैं रफ करके आपको जो है पार्ट बी दिखा सकूँ वो क्वेश्चन क्या है, और उस क्वेश्चन को तो आप अपने मन से लगा लेंगे यार, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस तो लगभग हो चुकी है। इन सभी चीज़ों को डिटेल्स में क्या समझना है ताकि हम लोग आने वाले न्यूमेरिकल्स को और अच्छी तरीके से लगा सकें। ठीक है, इसको आप नोट करिए।
ये क्वेश्चन बच्चा हम लोगों ने समझ लिया है, आपने नोट कर लिया होगा और मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ ताकि पार्ट बी के लिए रेडी हो सके। तो इसके लिए अपने कमर की पेटी बांध लीजिए या फिर आपको जो जो मर्जी कर रहा है वही बांध लीजिएगा, जिससे हम लोग क्या कर सकें, पार्ट बी वाला क्वेश्चन ले सकें। क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा जा रहा है पर कोई दिक्कत नहीं है, बड़ा बड़ा थोड़ी ना होता है। अगर क्वेश्चन आ रहा हो तो क्वेश्चन हमेशा क्या लगता है, अच्छा ही लगता है। ठीक है, हम लोग बात करते हैं। ये मैं पूरा ऊपर का रफ कर दे रहा हूँ बेटा, पूरा ऊपर रफ कर दे रहा हूँ। बस कुछ चीज़ें हैं उनको याद रखना जो है, ताकि हम लोग को वैल्यू मिलती है। 1.9 माइक्रो वेबर निकल कर आया हुआ था, इसका मैं यूज़ करूँगा यार। क्वेश्चन अभी पढ़ना, आपको समझ में आता है कहाँ यूज हो रहा है। हाँ, तो अब लेते हैं जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन कि पार्ट बी इसका क्या होने जा रहा है। इतनी बात को बचाते हैं ताकि ये हमारे काम में आ सके। पार्ट बी ले लें। पार्ट क्या है अपना जो है, कह रहा है ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर एंड इज परपेंडिकुलर टू द एक्सेस ऑफ सोलेनॉइड। एक बार फिर से हम लोग क्या कहा गया है कि एक्सेस के परपेंडिकुलर रिंग ले ली गई है, सर्कुलर सरफेस ले लिया गया है, इससे पास होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स फाइंड कीजिए। कंडीशन ये दे दिया कि इस बार जो तुम्हारा जो है सरफेस, सर्कुलर सरफेस है, उसकी जो रेडियस है बेटा वो 4 सेंटीमीटर की है। हम लोग को जो रेडियस दे रहा है वो कितना दे रहा है बेटा, 4 सेंटीमीटर दे दिया। अगर आप कन्वर्ट करते हैं तो 4 इंटू 10 की पावर -2 मीटर दे दिया। लेकिन आपको दिख रहा होगा कि आपकी जो सोलेनाइड है यार वो तो कितने सेंटीमीटर, वो 3 सेंटीमीटर की है। बेटा सोलेनाइड कितने सेंटीमीटर की है, अगर रेडियस देखा जाए तो वो 3 सेंटीमीटर की है इसकी रेडियस। अगर आप 4 सेंटीमीटर आते हैं सोलेनाइड के बाहर आ जाएंगे, मतलब इस बार लूप क्या है, सोलेनाइड के बाहर तक रखा हुआ है इस तरीके से। और बेटा अगर सोलेनॉइड के बाहर लूप रखा हुआ है, सोलेनॉइड के बाहर तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, जीरो होती है। सोलेनॉइड के बाहर मैग्नेटिक फील्ड होती ही नहीं है। और बेटा अगर सोलेनॉइड के बाहर मैग्नेटिक फील्ड नहीं है तब भी आप अगर जो है सरफेस एरिया बढ़ा रहे हैं तो फ्लक्स पे कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। मतलब हम लोग को जो आर मैक्स चाहिए बेटा वो कितना होना चाहिए, हमारा जो आर मैक्स वो सिर्फ और सिर्फ 3 सेंटीमीटर चाहिए। कितना चाहिए, 3 सेंटीमीटर चाहिए। और अगर यार जो है 3 सेंटीमीटर फुल जितना अपना क्या था सोलेनॉइड था, उतने आपके पास जो है सर्कुलर सरफेस है, और तब हम लोग को निकालना जाए कितना ज्यादा फ्लक्स बाहर हो रहा है तो निकाल सकते हैं ना यार। चलो निकालते हैं बेटा, आप बताना जो है कितना निकल के आने वाला है। फ्लक्स का फॉर्मूला फिर से एक बार जो है वही वाला आ जाएगा, क्या फ्लक्स ऑफ बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, बी ए कॉस थीटा। और आप सबको दिख रहा होगा थीटा मान कितना आ जाएगा, सर्कुलर सरफेस के परपेंडिकुलर एक्सेस है, मतलब थीटा मान कितना आ गया, 0 आ गया। कॉस 0 में कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बी और ए से मल्टीप्लाई कर दे बेटा, बी का मान दिख रहा होगा 1.5, वही है 1.5 इंटू 10 की पावर -3 टेस्ला। और आपको साथ में एरिया निकालना पड़ेगा। चलो एरिया निकाल लेते हैं यार। एरिया बराबर क्या होता है बेटा, जो है अगर हम लोग एरिया निकालते हैं तो आपको एरिया दिख रहा होगा पाई आर स्क्वायर, फॉर्मूला आ जाएगा पाई का मान 3.14 इंटू आर स्क्वायर करना है। रेडियस दिया गया कितना बेटा, 3 सेंटीमीटर मैक्सिमम ले सकते हैं, मतलब 3 इंटू 10 की पावर -2 इंटू 3 इंटू 10 की पावर -2 स्क्वायर था, स्क्वायर कर दिया बेटा। 3 3 जा 9 इंटू 3.14 इंटू 10 की पावर -4। बहुत अच्छा, 9 से 4 मल्टीप्लाई बेटा, 9 4 जा 36, 6 3 और 9 जा 9, 9 3 12, 12 2 रिमाइंडर अपने पास आया जो है 1, 9 3 जा 27 और 128, 28.26 इंटू 10 की पावर जो कितना आ जाएगा, सॉरी कितना 2.826, अच्छा 2 पॉइंट है बेटा, 28.26 इंटू 10 की पावर -4। एक बार आप और चेक करिएगा यार, 9 4 जा 36 और 36 3 रिमाइंडर आ गया, 9 जा 9 और 9 3 जा 9 और 3 कितना होने वाला है 12, 12 के 12 2 रिमाइंडर 1 आ गया, 9 3 27 28, सही है बेटा, इतना निकल गया। अब करने का जो है 5 ही निकालने आ रहे, इससे मल्टीप्लाई करा देंगे। 28.26 इंटू 10 की पावर -4, ये अपना जो है मीटर स्क्वायर में रहेगा तो यूनिट सही है। अगर आप फाइनल आंसर निकालते हैं 1.5 इंटू 10 की पावर -3 इंटू 28.26 बेटा, तो आपका जो फाइनल आंसर आएगा आई होप आपको मिलने वाला है 4.24। आपको जो फाइनल आंसर मिलेगा बेटा जो है वो मैं लिख दे रहा हूं, आप जो है मल्टीप्लाई कर लेना, 4.23 इंटू 10 की पावर -6 वेबर। क्या आएगा, 4.23 इंटू 10 की पावर -6 वेबर, या फिर मैं इसको बोल सकता हूं 4.23 माइक्रो वेबर। क्या आ जाएगा, 4.23 माइक्रो वेबर बच्चा। मल्टीप्लाई करने आ रहा है, मल्टीप्लाई निकल के आ जाएगा बेटा। 1 शॉर्ट वीडियो है, मैं अभी साइड में करूंगा तो टाइम ज़्यादा हो जाएगा, इससे अच्छा आप जो है कर लीजिएगा। बाकी हम लोग को कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है कि अगर जो है इस क्वेश्चन में क्या समझ में आया कि अगर रिंग
सॉलिनॉइड के रेडियस से ज़्यादा बड़ी हो गई है तो बेटा आउटसाइड जो है सॉलिनॉइड क्या होता है, इसके आउट से बाहर क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, जीरो होती है। इसका मतलब हम लोग क्या करना है, इनसाइड आना पड़ेगा और इनसाइड आने के लिए जो आर मैक्स होता है कितना होता है, 3 सेंटीमीटर होता है। बहुत अच्छा, बी वाला पार्ट हम लोगों ने समझ लिया है। अब मैं इसको बी वाले पार्ट को रफ कर दे रहा हूं और आता है पार्ट नंबर अपना सी। आपको कोई डाउट आ जाए तो आप कमेंट में जरूर कमेंट बॉक्स करिएगा। अगर कहीं भी कोई दिक्कत आ रही बेटा तो हम आपसे जरूर बात करने के रेडी हैं, आप हमको कमेंट जरूर करना, ठीक है। इतनी बात को नोट कर लीजिए ताकि मैं इसे रफ करके आगे बढ़ सकूं। पार्ट क्या बच्चा जो है आपके सामने है, ऑफ रेडियस ग्रेटर देन 3 सेंटीमीटर एंड एंगल बिटवीन नॉर्मल टू एरिया एंड एक्सेस ऑफ सॉलिनॉइड इज 60 सेंटीमीटर। हिंदी मीडियम आपसे क्या कहा जाए बेटा, जो है आपसे कहा जा रहा है कि इस बार आपका जो सर्कुलर लूप है, आपके पास जो आपका जो सर्कुलर लूप है बेटा, वो क्या होने वाला है, उसका रेडियस 3 सेंटीमीटर से ज़्यादा है और ये क्या है, एक्सेस से सॉलिनॉइड जो एक्सेस है उससे 60 डिग्री का कोण बना रहा है बेटा। चलो देखते हैं इसका नॉर्मल जो है एक्सेस से अगर 60 डिग्री कोण आता है तो इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। जस्ट समझना भाई, ये क्या था, अपने पास सॉलिनॉइड था। सॉलिनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो एक्सेस के पैरेलल होती हैं, सबको पता है। कुछ इस तरीके से होती है मैग्नेटिक फील्ड, बेटा कुछ इस तरीके से होती हैं। क्या सॉलिनॉइड के अंदर क्या होती हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, एक्सेस के पैरेलल होती हैं। अगर आइडियल सॉलिनॉइड है तो लगभग मैं क्या बोल सकता हूं कि एक्सेस के पैरेलल होने जा रही हैं। आपने क्या किया, रिंग को, आपके पास जो सर्कुलर लूप था उसको एक्सेस से 60 सेंटीमीटर का एंगल बना दिया बेटा। इस बार सीधा नहीं रखा, मतलब हम लोगों ने, अगर ये एक्सेस है, ध्यान समझना, अगर ये अपने पास क्या आ रहा है, ये एक्सेस आ रहा है तो इस तरीके से रिंग को नहीं रखा। रिंग को इस बार जो है कुछ इस तरीके से रख लिया, क्या है, कुछ इस तरीके से रखा हुआ है, हल्का सा झुका करके रखा हुआ है, ऐसे रिंग को ऐसे पकड़ दिया। अब बेटा एक्सेस ये इसका जो एरिया वेक्टर है वो ऐसा, मतलब एरिया वेक्टर और एक्सेस के बीच का जो कोण आ रहा है वो 60 डिग्री का आ रहा है और एक्सेस के पैरेलल कौन है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और एरिया वेक्टर। ये क्या है, एरिया वेक्टर है, ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। तो बेटा एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बीच में जो एंगल बन के आ रहा है वो कितना आ रहा है, 60 डिग्री का कोण आ रहा है बेटा। मतलब यहां पर क्या हो जाएगा, थीटा का मान हम लोग को जो क्या मिलने वाला है, 60 डिग्री का मिल गया बेटा। और अगर हम लोग को थीटा का मान 60 डिग्री आ जाएगा जो है तो cos 60 आ जाएगा और cos 60 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, 1/2 होती है। पूरा क्वेश्चन वही रिपीट हो रहा है, बस कंडीशन क्या आ रही है इस बार जो है 1/2, इसका आधा होने जा रहा है तो हम लोग कर भी लेते हैं, 1/2 करके करते हैं बेटा जो है। तो हम लोग को आंसर क्या मिलने वाला जो है, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, लगभग आपको क्या मिल जाएगा जो है 2.16 माइक्रोवेबर, 2.16 माइक्रोवेबर हो जाएगा। अगर आपने जो है सर्कुलर लूप को क्या कर दिया है, 60 डिग्री पर झुका दिया, 60 डिग्री पर टर्न किया है तो कंफर्म है उससे निकलने वाला फ्लक्स क्या होने वाला है, 2.16 माइक्रोवेबर निकल करके आएगा। अच्छा क्वेश्चन था, ऐसे सारे क्वेश्चन हम लोग लगा रहे हैं। एक लास्ट पार्ट बच रहा है बेटा, डी पार्ट बच रहा है, परेशान नहीं होना है, डी पार्ट बच रहा है। उसके बाद हम लोग जो है, जो आप समझना चाहते हैं फैराडे वाला, वहीं आ रहे हैं बेटा। फैराडे चाचा कोई समझने वाले हैं, फैराडे चाचा तो अपने अच्छे हैं ही, महान इंसान है यार। तो क्या करने वाले हैं, फैराडे चाचा समझने आ रहे हैं, लेकिन उसके लिए पहले एक छोटा सा डी वाला पार्ट बचा हुआ है, उसको भी लगा लेते हैं ताकि हम लोग जो है टॉपिक को अच्छे तरीके से समझ सके बेटा। तो आप ये नोट कर लीजिए जल्दी से ताकि मैं डी वाला पार्ट ले सकूं। डी पार्ट आपसे क्या कह रहा है कि प्लेन ऑफ सर्कुलर एरिया इज पैरेलल टू द एक्सेस ऑफ सॉलिनॉइड। हमसे कहा गया है कि इस बार अपने पास जो सर्कुलर एरिया है ये जो हम लोग को परपेंडिकुलर नहीं रखना है, इस बार जो है क्या रखना है, पैरेलल टू द एक्सेस सॉलिनॉइड। सॉलिनॉइड के एक्सेस के पैरेलल रख दो, मतलब ऐसे न रख करके इस बार हम लोग उसको ऐसा रख दे रहे हैं बेटा, कैसा, ऐसा रख दे रहे हैं। अच्छा अगर हम लोगों ने इस तरीके से अपने जो है सर्कुलर रूप को रख दिया है, इसका जो एक्सेस है सॉलिनॉइड का वो इस तरीके से ऐसे जा रहा है, हमने इसको ऐसे रखा हुआ बेटा, तो क्या ये इसको जो है परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करता हुआ जा रहा है या फिर इसको जो है सिर्फ सरफेस पे टच करते हुए निकल रहा है बेटा, टच करते हुए निकल रहा है। और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, जो फ्लक्स को रिप्रेजेंट करती हैं, वो परपेंडिकुलर पास होनी चाहिए। यहाँ पे क्या हो रहा है, अपना लूप ऐसा और ये इसने लगा रहा है, इसका एरिया बेटा लूप ऐसा, एरिया से बाहर की ओर और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरीके से आ रही है बेटा। एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बीच में जो एंगल बन के आने वाला है आप सबको दिख रहा होगा, थीटा मान जल्दी बताओ, थीटा मान कितना 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 90 डिग्री। थीटा मान कितना बेटा जो है 90 डिग्री आ गया। और अगर थीटा मान 90 डिग्री आ गया है तो फाई बी का मान कितना हो जाएगा, बी ए कॉस थीटा, कितना आ जाएगा, बी ए कॉस थीटा। थीटा मान 90 डिग्री, कॉस 90 डिग्री कितना होता है बेटा, 0 होता है, मतलब फाइव बी का मान कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अच्छा आना भी चाहिए यार, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स वही होते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो सरफेस को परपेंडिकुलर निकल कर आती
जाती हैं, पास कराती हैं, पार करती हैं, उन्हीं को हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। यहां पर देखो साफ साफ दिख रहा था, ये अपने पास क्या आ रहा है, ये लूप है बेटा, एक्सेस ये है, एक्सेस के पैरेलल कौन आएंगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आने वाली हैं। क्या ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसको परपेंडिकुलर ऐसे बात कर रही है, नहीं यार, सरफेस पे टच करते हुए आ रही हैं। और अगर सरफेस पे टच करते हुए आ रही है तो वो थोड़ी ना मैग्नेटिक फ्लक्स रिप्रेजेंट करेंगी। तो मैग्नेटिक फ्लक्स नंबर ऑफ द मैग्नेटिक लाइंस जो परपेंडिकुलर पास करे तो जीरो में, तो मैग्नेटिक फ्लक्स का मान क्या आ गया, जीरो निकल कर आ गया। क्या बातें समझ में आ गई हैं? फ्लक्स का हमने बहुत अच्छे तरीके से एक अच्छा सा न्यूमेरिकल लेकर के उसके पार्ट्स बना के इसे समझाया, ताकि आपको जो है न्यूमेरिकल लगाने में कोई दिक्कत ना आए। इस टाइप के न्यूमेरिकल आपको मिल रहे हैं तो आप बच्चा लगा ही लेंगे। और हाँ, साथ में आपको जो है बोर्ड एग्जाम के लिए जो है कुछ इस टाइप से न्यूमेरिकल मिलते हैं, मतलब बी आपको दिया जाएगा 4i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, एरिया वेक्टर दिया जाएगा, वो भी वेक्टर फॉर्म दिया जाएगा। दोनों का आप करने क्या वाले हैं, दोनों का आप जो है मल्टीप्लाई करेंगे, डॉट प्रोडक्ट, उस तरीके से आंसर आ जाएगा बेटा। तो बोर्ड वाले एनसीईआरटी से जरूर प्रिपेयर करेंगे, या जो बच्चे कंपटीशन तैयारी कर रहे हैं उनको भी जो है न्यूमेरिकल मिलेगा। तो आप इस तरीके से अपने न्यूमेरिकल लगाने वाले हैं। फ्लक्स का टॉपिक हम लोग का क्या होता है, क्लोज होता है। फ्लक्स हम लोगों ने समझ रखा था बेटा, 1 शॉट वीडियो मैंने जो है तब भी मैंने फ्लक्स को बहुत अच्छी तरीके से समझाया है। थोड़ा सा टाइम जरूर लगा है, पर हम लोगों ने फ्लक्स को 100% समझा हुआ है कि कैसे फ्लक्स वर्क करता है, कैसे फ्लक्स को फाइंड किया जाता है, सारी चीजें समझ में रखनी है। अब बात करते हैं फैराडे चाचा पर, और फैराडे चाचा को हम लोग जो है पढ़ने जा रहे हैं, इसलिए अगर आप नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिएगा, वरना हम तो जो है फैराडे चाचा को लाएंगे ही, उनसे बात करेंगे ही और उनको पढ़ाएंगे ही, क्योंकि कभी कभी लगता है अपूर्ण्य फैराडे है। अरे यार ठीक है, इसको नोट करते हैं फिर बात करते हैं, ठीक। चलिए शुरू करते हैं फैराडे एक्सपेरिमेंट। बच्चा आज मैं आप लोगों को फैराडे एक्सपेरिमेंट सिखाने जा रहा हूं कि फैराडे चाचा ने कैसे एक्सपेरिमेंट किया हुआ था। और हाँ, आपको समझ में आना चाहिए क्योंकि आज फैराडे एक्सपेरिमेंट खुद फैराडे चाचा कराने वाले हैं। मैं फैराडे चाचा को ही बुला रहा हूं, फैराडे चाचा आएंगे और वो आपको एक्सपेरिमेंट आपको करके दिखाने वाले हैं कि कैसे चीजें उन्होंने, कैसे आप पढ़ते हैं जो वो एक्चुअल में कैसे हुआ था। बस उनका कुछ सेटअप है, वो सीख लेते हैं कि हुआ क्या बेटा। उन्होंने देखो एक अपने पास ही छोटा सा मैंने रूम बना रखा है। सर छोटा रूम, अरे हाँ ठीक है, ये देखो ना, ये क्या है, एक छोटा सा रूम है बेटा। और इस रूम में क्या रखा गया है, कुछ कॉइल्स रखी गई हैं। क्या रखी हुई है, कॉइल्स की रिप्लेस है, मैं दिखाऊंगा अभी जो है, अभी वो मैं कहाँ दिखाऊंगा वही दिखाने वाले हैं। तो ये क्या है, रूम है। रूम में ये डॉटेड 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 क्या बना हुआ है यार, ये डिजाइन है क्या? अच्छा, फैराडे चाचा को डिजाइन बहुत पसंद थी। नहीं नहीं नहीं, फैराडे चाचा ने रूम में अपने जगमग जगमग लाइट लाके माहौल नहीं बना लिया है। एक्चुअल में ये बेटा डॉटेड दिखा रहे हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं जो परपेंडिकुलर बोर्ड से बाहर की ओर आ रही हैं। आपको पता है डॉट मतलब बाहर की ओर, क्रॉस मतलब अंदर की ओर। तो ये डॉटेड क्या है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं। मतलब एक छोटा सा रूम है जिसमें आपको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दिखाई जा रही हैं। और ये एक्सपेरिमेंट कौन करने जा रहा है, फैराडे चाचा करने जा रहा है। तो ये फैराडे चाचा आ गए। कौन आ गया, फैराडे चाचा आ गए हैं। और अगर ये फैराडे चाचा निकल के आ गए हैं, अब चलिए देखते हैं फैराडे चाचा अपना एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं। देखते हैं, चलिए। मैं हूं फैराडे, मैं इस एक्सपेरिमेंट को करने जा रहा हूं, देखना ध्यान से। अब मैं एक्सपेरिमेंट करूंगा और बच्चों को दे दूंगा, फिर वो लोग पढ़ेंगे। हुआ क्या, ये क्या अपने पास, ये एक कंडक्टिंग कॉइल है बेटा। क्या है, ये एक कंडक्टिंग कॉइल है। मैं इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, इस कनेक्टिव फील्ड लाइन से हुआ क्या था, गाना गाते हुए आजा आजा बाहर लेके जा रहा था। अचानक से क्या हुआ, अरे मैं मैग्नेटिक इस कंडक्टिंग कॉइल को बाहर लेके जा रहा हूं। मैंने क्या देखा, अरे हुआ क्या, इसमें करंट फ्लो कर गया। जब मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा था बेटा, मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस कंडक्टिंग कॉइल को मैं ऐसे बाहर लेके गया, ऐसे बाहर लेके जा रहा हूँ। ये मतलब ये कंडक्टिंग फील्ड क्या हो रही है, इस तरीके से आउटसाइड से बाहर लेके जा रहा था मैं, बाहर से अचानक देखा इसमें करंट फ्लो कर गया। हमको भैया समझ में नहीं आया, हमने कहा असंभव, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है भाई। करंट तभी फ्लो कर सकता है जब सेल लगाई जाएगी या फिर बैटरी लगाई जाएगी। जब तक बैटरी आप नहीं लगाओगे करंट फ्लो नहीं करेगा। ये कौन सी बात हो गई कि एक रूम में
यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड्स प्रेजेंट हैं और मैं जो है कंडक्टिंग कॉइल को बाहर लेके, ये अपने क्या है, ये कंडक्टिंग कॉइल्स है, मैं इनको बाहर लेके जा रहा हूँ, अचानक से करंट फ्लो कर गया। हमको समझ में आ गया कि भैया अब तो लोचा हो गया, ये पॉसिबल नहीं था, पर मैंने एक नया एक्सपेरिमेंट कर डाला। हमको समझ में आ गया अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है और वहां पर अगर कंडक्टिंग कॉइल आ गई है तो उस कंडक्टिंग कॉइल में करंट फ्लो करेगा। अरे सर सर्दी का मौसम है, अच्छा हुआ आपने एक्सपेरिमेंट कर दिया। अब मैं करूंगा क्या, बड़ा सा चुंबक रखूंगा और ला करके एक कंडक्टिंग कॉइल रख लूंगा और बढ़िया मस्त जो है हीटर चला करके करंट जनरेट कर लूंगा और करंट से हीटर चला लूंगा। बेटा हीटर चलाने के बाद आराम से सोऊंगा। नहीं, ऐसा हमने भी सोचा था बेटा, हमने मतलब फैराडे ने, ऐसा हमने भी सोचा। हम लाए और मैग्नेटिक फील्ड को इस रूम में रेस्ट पोजीशन पे रख दिए। किस पे रख दिए बेटा, रेस्ट पोजीशन पे रख दिए। पर जब मैं रेस्ट पे रखा हूँ, मैं इसको रेस्ट पे रखा हूँ, अब सोच रहा था करंट फ्लो करेगा, करंट फ्लो करेगा, करंट फ्लो करेगा, हुआ ही नहीं यार। इतनी देर से रखे बैठा हुआ हूँ, करंट फ्लो ही नहीं कर रहा है। अच्छा करंट फ्लो नहीं कर रहा है मतलब इसमें जो फ्लोइंग करंट है वो I = 0 आ गया। कुछ दिमाग ठनका यार, अभी तो कर रहा था कमरे से बाहर लेके जा रहा था, तो कर रहा था कमरे से बाहर लेके जा रहा था। अच्छा जैसे मैग्नेटिक फील्ड जो है किसी भी रुके हुए पार्टिकल पर फोर्स अप्लाई नहीं करती है, वैसे अगर कंडक्टिंग कॉइल रेस्ट पोजीशन पर है तो करंट फ्लो नहीं होगी। समझ में आ गया। ये काम करता हूं, इसको मूव करना स्टार्ट करता हूं बेटा, इसको v वेलोसिटी से मैं क्या करता हूं, इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड्स में क्या करूंगा, मूव करा रहा हूं। हैं अभी भी नहीं हो रहा है, ये क्या हो रहा है भाई, अभी भी नहीं हो रहा। अब तो मूव करा रहा हूं फिर भी नहीं हो रहा है। फिर भी जो है जो इंड्यूस्ड करंट है बेटा, जो करंट जनरेट होती है वो तो 0 आ गई, मतलब इसमें कोई करंट फ्लो नहीं हुई। अभी तक रोक के रखा था तब भी नहीं हो रही थी, अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं मूव करा रहा हूं फिर भी नहीं हो रही है। अब करें क्या एक्चुअल में, अब समझ में आ गया कि ये जो है काम करता हूं, इसको ऐसे से घुमाता हूं, हो सकता है मैं घुमाते लेके गया था, ऐसे से घुमाता हूं, हो सकता है फ्लो कर जाए। एक्चुअल में मैंने क्या किया, मैंने बेटा इसको कुछ इस तरीके से, देखना ध्यान से, ऐसे घुमा रहा हूं मैं। ये अपने पास क्या थी, ये मैग्नेटिक फील्ड कॉइल्स थी, मैंने इसको ऐसे 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 बोर्ड के बेटा क्या, बोर्ड के पैरेलल, ये इस तरीके से मैं घुमा रहा हूं। अच्छा मैं इसको घुमा रहा हूं फिर भी इसमें करंट फ्लो नहीं हुई, ये क्या लोचा हो रहा है यार। अभी तक मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा था, अभी देखा तो जब मैं कमरे से बाहर जा रहा था, कमरे से बाहर गया फ्लो कर गई, लाके रेस्ट पे रखा नहीं फ्लो की, मूव कराया नहीं फ्लो की, ये क्या कि मैंने घुमाया फिर नहीं फ्लो की। अच्छा कमरे से बाहर लेके जा रहा था, अरे यार हटो, कमरे से बाहर गया फ्लो कर रही है, लग रहा है करंट मतलब मजाक कर रही होगी, फिर अंदर आया, अरे ये क्या हो रहा है भाई, अंदर आया फिर फ्लो कर गई करंट, इसमें फिर से करंट फ्लो हो गई भैया, करंट फ्लो शुरू, मतलब कमरे से बाहर लेके जा रहा हूं, कमरे से बाहर लेके जा रहा हूं, करंट फ्लो कर रही है, कमरे से अंदर लेके आ रहा हूं मैं, मतलब बाहर से जो है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लेकर आ रहा हूं, फिर करंट फ्लो कर गई। समझ में आ गया, कुछ तो है भैया। बाहर जा रहा हूँ फ्लो कर रही है, अंदर आ रहा हूँ फ्लो कर रही है। एक काम करता हूँ, अब मैं इसको रोटेट करता हूँ बेटा, लेकिन इसको रोटेट करने, देखो कैसे रोटेट करूँगा मैं इसको अब इस तरीके से रोटेट करता हूँ। कैसे, मान लो ये था अपने पास, इसके अकॉर्डिंग रोटेट करना है, ऐसे 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 रोटेट कर रहा हूँ, ध्यान देखना, रोटेट इस तरीके रोटेट किया जा रहा है। कैसे किया जा रहा है आपको दिख रहा होगा, इस तरीके से ये रोटेट कर रहा हूँ मैं। अच्छा अभी करंट फ्लो कर रही है, अभी करंट फ्लो कर रही है, यस मैंने देख लिया, मैंने कहा कमरे से बाहर लेके जाऊंगा फ्लो करेगी, कमरे से अंदर आऊंगा फ्लो करेगी, इस तरीके से कराऊंगा तो नहीं करेगी, लेकिन अगर इस तरीके से रोटेट करा दूंगा, इस तरीके से कराऊंगा, करंट फ्लो कर गई। क्या ही बात है, वाह वाह। अच्छा एक काम करता हूँ, एरिया जो है चेंज करता हूँ, एरिया बड़ा छोटा इसका एरिया पट्टी कर रहा हूँ, एरिया चेंज करने पर फिर देखा करंट फ्लो कर गई। मतलब अगर आपने जो है क्या कर दिया बेटा, जो है अगर आपने जो है एरिया चेंज किया, क्या किया, एरिया चेंज किया, फिर करंट फ्लो करने लगी। ये सब फैराडे जैसा कर रहा है आपके सामने, मैं हूँ फैराडे, मैं दिखा रहा हूँ, मैं ये सब करूँगा, मैं तुमको पढ़ाऊँगा। देखो जरा ये क्या हो रहा है, मैंने जैसे ही एरिया चेंज किया करंट फ्लो शुरू हो गई। क्या हो रही है, करंट फ्लो हो रही है। अच्छा समझ में आ गया, ठीक है, एरिया चेंज करने से करंट फ्लो हो रही है। एक काम करता हूँ, क्या मैग्नेट, अच्छा यहाँ समझ में आ गया कि हो क्या रहा था जब मैं इसको बाहर लेके जा रहा था। भाई मैग्नेटिक फील्ड यहीं तक है, जब मैं यहाँ आ रहा था मैग्नेटिक फील्ड कम हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर रहा था, करंट फ्लो कर रही थी। यहाँ देखो बाहर था, मैं बिल्कुल नहीं करनी थी, अंदर लेकर आया, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है, मैग्नेटिक फील्ड इससे पास होने वाली मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रही है, बढ़ रही है, करंट फ्लो कर गया। मैंने इसको घुमाया, मैंने कहा अगर रोटेट करता हूँ तो फिर फ्लो करती है, मैंने क्या कर दिया मैंने एरिया चेंज किया फिर फ्लो कर गई। मतलब कि अगर जो है, अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज करता हूं बेटा, क्या करता हूं, अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज करता हूं
करंट फ्लो कर जाती है, एरिया चेंज करता हूं करंट फ्लो कर जाती है, रोटेट करता हूं कुछ इस तरीके से, अगर रोटेट कर रहा हूं तो फिर करंट फ्लो कर रही है, अंदर हवा लेके जाता हूं तो वही बात मैग्नेटिक फील्ड वाली है, तो मतलब करंट फ्लो कर रही है। फैराडे चाचा को समझ में आ गया, ये कहीं ना कहीं कुछ तो समझ में आने वाला है, मतलब कहीं ना कहीं जो है करंट फ्लो होने जा रही है। सॉरी फैराडे चाचा, लाइट चली गई थी, आई एम रियली वेरी सॉरी। अच्छा हाँ, तो भैया एक्सपेरिमेंट समझ रहे थे कि फैराडे एक्सपेरिमेंट क्या था, अब वो चले गए यार, लाइट चली गई ना तो वो चले गए। अब हम लोग को समझना है, वो लाइट चली गई, उनके पास टाइम नहीं था बेटा, तो वो चले गए थे, बुलाया था, ठीक है, थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपको बच्चों को समझाने के लिए हमारे। हमको समझ में आ गया, अब हम लोग समझते हैं ना, हम लोग भी थोड़ा पढ़े लिखे इंसान हैं, तो थोड़ा समझ लेते हैं कि हुआ क्या बेटा, कि जब जो है मैग्नेटिक फील्ड चेंज की जा रही थी तो करंट इंड्यूस हो गई, तो करंट जनरेट हो रही है, और जब इसको मैंने क्या किया, रोटेट किया तो करंट जनरेट हो गई, जब क्या किया बेटा, एरिया चेंज किया गया फिर करंट जनरेट हो गई है, जब मैंने क्या किया, जो है क्या मैग्नेटिक फील्ड चेंज की जा रही है फिर करंट जनरेट हो रही है। मतलब अच्छा, अगर इतनी बड़ी थ्योरी किसी को दी जाए तो वो पढ़ेगा ही नहीं। मान लो हमने थ्योरी बनाया, हम कहेंगे यदि किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में किसी कंडक्टिंग कॉइल को अंदर से बाहर, बाहर से अंदर, अंदर से कोई बाहर ना जा सके, अंदर से बाहर, बाहर से अंदर लाते हैं तो फिर क्या होता है, फिर जो है करंट जनरेट होती है। अगर जो है कॉइल को रोटेट कराते हैं करंट जनरेट हो जाएगी, अगर एरिया चेंज करते हैं करंट जनरेट हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड चेंज करते हैं करंट जनरेट हो जाएगी। बेटा इतनी बड़ी थ्योरी दूंगा तो कौन पढ़ने आएगा बेटा, लेकिन ये बात समझ में आ गई। इन सबको एक बार एक साथ लिखते हैं, हमको समझ में आ गया है, अगर मैग्नेटिक फील्ड को, अगर हम लोग क्या करते हैं बेटा, मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करते हैं तो हम लोग के पास जो है करंट जनरेट हो रही है, अगर एरिया चेंज करते हैं तो क्या हो रही है बेटा, करंट जनरेट हो रही है। अच्छा, अगर जो है मैग्नेटिक फील्ड जनरेट किया करंट जनरेट हुई, एरिया चेंज किया करंट जनरेट हुई। बेटा अगर ये देखो ध्यान से, जब मैं ऐसे था, फील्ड लाइंस कैसे, ऐसे, फील्ड लाइंस क्या, परपेंडिकुलर बाहर की ओर, एरिया बेटा किधर, बाहर की ओर। बेटा जैसे तुम घुमा रहे हो, जैसे तुम घुमा रहे हो, देखो जैसे तुम घुमा रहे हो, तुम्हारा एरिया वेक्टर बदला है, एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर भाग रहा है। बेटा एरिया वेक्टर रोटेट कराने से, यहां घुमा रहे थे तो नहीं जनरेट हुई, क्यों, क्योंकि यहां पर तुम्हारा एरिया वेक्टर नहीं परिवर्तित हो रहा है, एरिया वेक्टर जिधर था उधर तुम्हारा क्या था, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थी, तब तो नहीं चेंज हो रही थी, तब तो क्या करंट नहीं जनरेट हुआ था। लेकिन बेटा जब मैं इसको ऐसे घुमाया, ऐसे घुमाया, एरिया वेक्टर चेंज हुआ। अच्छा, अगर एरिया वेक्टर चेंज हुआ तो एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बीच का क्या हो गया, एंगल चेंज हो रहा है। मतलब अगर हम लोग जो है एंगल चेंज करते हैं, थीटा का मान चेंज करते हैं तो फिर करंट जनरेट हो गई। यार एंगल क्या समझा ना, बी और ए के बीच का कोण है, एंगल है। अच्छा भैया, जब बी चेंज किया, बी चेंज किया, इंड्यूस्ड करंट जनरेट हो गई, ए चेंज किया करंट आ गई कॉइल में, थीटा चेंज किया करंट आ गई कॉइल में। इन सभी बातों से कुछ तो चमक रहा है, कुछ समझ में आने वाला है। क्या आने वाला है, ओ भैया बी ए थीटा, कुछ याद आया, फाई में क्या होता था, फ्लक्स में क्या होता था, बी ए कॉस थीटा, बी चेंज करो फ्लक्स चेंज, ए चेंज करो फ्लक्स चेंज, थीटा चेंज करो फ्लक्स चेंज। अरे अरे अरे, एक्चुअली में हो क्या रहा भैया, फ्लक्स चेंज हो रहा है। देखो यहां पर क्या हो बेटा, रेस्ट पे रखा, फ्लक्स चेंज नहीं हुआ, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड थी, फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा है, ऐसे ऐसे घुमाया, फ्लक्स चेंज नहीं हुआ। जब फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा है, जब फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा है, करंट जनरेट नहीं हो रही है। जब फ्लक्स चेंज किया जा रहा है, करंट जनरेट हो जा रही है। समझ में आ गया, समझ में आ गया। अगर फ्लक्स चेंज करूंगा, अगर फ्लक्स चेंज करूंगा तो कॉइल में करंट जनरेट हो जाएगी। ये बात इनके एक्सपेरिमेंट से समझ में आ गई। चलिए इसको बेटा अगर आपको नोट करना है तो नोट कर लेना, वरना मैं इसको रफ कर रहा हूं और फिर मैं दिखाता हूं कि फैराडे चाचा का एक्सपेरिमेंट क्या था। इसको समझ लेते हैं, ये तो समझ में आया ही, इसी को समझने जा रहे हैं बेटा, इसको नोट करना। फैराडे चाचा की अगर एक्सपेरिमेंट बात करें बेटा, तो वो घटना उनके साथ घटी, उसको देखने के बाद जो मैंने अभी हम लोगों ने रिंग वगैरह को घुमा उमा के देखा था, उसको उन्होंने देखने के बाद उन्होंने क्या किया, एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट किया। और उनका जो पहला एक्सपेरिमेंट हुआ, उन्होंने क्या देखा था कि अगर जो है व्हेन द बार मैग्नेट इज पुश्ड
टूवर्ड्स कॉइल द पॉइंटर इन द गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट। बचा उन्होंने क्या देखा कि जब किसी क्षण चुंबक को किसी कॉइल के पास, कॉइल कैसी है, कंडक्टिंग कॉइल है, जब किसी क्षण चुंबक को किसी कॉइल के पास ले जाया जाता है या उससे दूर ले जाया जाता है तो कॉइल में लगे हुए गैल्वेनोमीटर क्या हो रहा है, डिफ्लेक्ट हो रहा है, मतलब उसमें एक करंट इंड्यूस हो रही है। ये उन्होंने पहले एक्सपेरिमेंट में देखा हुआ था। हिंदी मीडियम क्या लिखे बेटा कि जब किसी कॉइल से, जब किसी लूप के पास किसी क्षण चुंबक को उसके पास या उससे दूर ले जाया जाता है तो कॉइल में लगा हुआ गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट करने, विक्षेपित होने लगता है। अतः इससे प्रभावित होता है कि कॉइल में एक विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है। बच्चा ये लिखे ना, एक्सपेरिमेंट नंबर ये 1 था उनका, किसका, फैराडे चाचा का एक्सपेरिमेंट था, जो हम लोग समझ रहे हैं। हमने क्या किया, अच्छा आप देखो जो है ये क्या है, एक ये बार मैग्नेट है। बार मैग्नेट आपको पता है, दो मैग्नेट में क्या होते हैं, दो पोल होते हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं, साउथ पोल में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनसाइड आ रही हैं। आपने देखा होगा जब आप इसको पास लेके जाते हो तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ज्यादा पास करती हैं, किससे, कॉइल से। दूर जाते हो मैग्नेटिक फील्ड दूर हो जा रही है, मतलब इंटेंसिटी कम हो जा रही है। कुल मिलाकर के क्या हो रहा है, फ्लक्स का चेंज किया जा रहा है। और अगर फ्लक्स का चेंज करते हैं तो करंट आ गया, फ्लो हो गया। मतलब मान लो हमारे पास क्या आ गया है, मान लो हमारे पास जो है कॉइल आ गई। बच्चा क्या आ गई, कॉइल आ गई है। ये क्या अपने पास, ये बार मैग्नेट है। मैंने क्या किया, बार मैग्नेट के पास मैं किसको लेके गया, कॉइल को लेके गया, बार मैग्नेट को कॉइल के पास लेकर गया, करंट इंड्यूस हुई। दूर लेके आ रहा हूं, करंट इंड्यूस हो रही है, मतलब मैं फ्लक्स में चेंज कर रहा हूं और करंट इंड्यूस हो रही है। दूसरा एक्सपेरिमेंट उन्होंने कहा कि बार मैग्नेट क्या करता है, वो भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकालने वाला है। अगर किसी कॉइल में, एक कॉइल है, एक कॉइल, दो कॉइल ले लूं मैं, अगर किसी कॉइल में करंट जनरेट कर दूं तो उससे भी तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलने वाली है, वो भी लाइक अ मैग्नेट बिहेव करने वाला है। इन्होंने क्या किया, जो है एक कॉइल लिया, मैंने लिखा हुआ है बेटा, एक बार पढ़ें आप, जो है करंट इज इंड्यूस्ड in coil C1 due to motion of the current carrying coil C2। मतलब अपने पास C2 कोई कॉइल है जिसमें जो है ऑलरेडी क्या हो रहा है बेटा, जो है करंट फ्लो करा जा रहा है। C2 कॉइल को मैंने बैटरी जोड़ रखा है, C2 में क्या हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, जब आप इसको जो है किसी दूसरे कॉइल के पास लेकर जाते हैं तो C1 में भी एक करंट इंड्यूस हो जा रही है, एक करंट जनरेट हो जा रही है। यही उनका एक्सपेरिमेंट, उनको समझ में आ गया कि अगर फ्लक्स को चेंज किया जाएगा, अगर फ्लक्स को चेंज किया जाएगा तो बेटा क्या हो जाएगा, जो है तो कॉइल में करंट इंड्यूस हो जाएगी। अगर अपना जो है लूप होगा, क्या होगा, क्लोज होने वाला है। तो बेटा आप जो है जल्दी से नोट डाउन करिएगा कि इफ वी चेंज, लिखिए बेटा, इफ वी चेंज मैग्नेटिक फ्लक्स, इफ we change magnetic flux flowing through the coil, if we change magnetic flux flowing through the coil, a current will be induced. This current is known as induced current and this phenomena is known as electromagnetic induction। फिर से एक बार, if we change the flowing of the current, if we change the flowing of the magnetic field, if we change the flowing of the magnetic field through a coil, the current will be induced in the coil. This current is known as induced current and this phenomena is known as electromagnetic induction। हिंदी मीडियम बेटा आप क्या बोलने जा रहे हो कि जब किसी कॉइल से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स को परिवर्तित किया जाता है, तो जब किसी कॉइल से चुंबकीय फ्लक्स को परिवर्तित किया जाता है तो कॉइल में एक विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है जिसे प्रेरित विद्युत धारा कहा जाता है, तथा यह क्रियाविधि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को रिप्रेजेंट करती है, तथा यह क्रियाविधि ईएमआई को प्रदर्शित करती है। क्या बेटा एक्सपेरिमेंट समझ में आ गया हम लोग को। अच्छा क्वेश्चन ये आता है, करंट जनरेट तो हो रही है लेकिन कितनी करंट जनरेट हो रही है, इसका मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करें। करंट जनरेट कर लिया, इसका मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करें। इसको मैग्नीट्यूड को सीखने के लिए हम लोग को फैराडे चाचा के लॉ सीखना पड़ेगा। उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के बेस पे बेटा दो लॉ दे रखा है, उसी लॉ के हिसाब से हम लोग क्या करने वाले हैं, कितना ज्यादा मैग्नेटिक करंट इंड्यूस हो रही है, कितना तक करंट जनरेट हो रही है, इसको निकाल लेंगे बेटा। और डायरेक्शन निकालने के लिए जो इंड्यूस्ड करंट है उसकी डायरेक्शन क्या आने वाली है बेटा, इसको बताने के लिए लेंज चाचा ने काम किया हुआ था। उन्होंने बताया हुआ है कि जो इंड्यूस्ड करंट है एक्चुअल में जो है वो किस डायरेक्शन पे काम करेगा, किस डायरेक्शन में निकल के आने वाली है। तो पहले फैराडे लॉ सीखते हैं, उसमें न्यूमेरिकल लगाने वाले हैं और फिर आते हैं अपने जो है लेंज के लॉ पर। ठीक है बेटा, इसको नोट कर लीजिए ताकि मैं समझ सकूं फैराडे लॉ क्या है।
लाइट नहीं है बच्चा एक्चुअली में, तो लाइट को जो है थोड़ा सा इशू आ रहा होगा, पर कोई बात नहीं, आपको जो है वीडियो दिख रहा होगा क्लियर। आपको बोर्ड पे क्या लिखा हुआ है मैं भी देख रहा हूँ, कैमरे में सब कुछ विजुअल हो रहा है। तो हम लोग करते क्या है, लेक्चर को कंप्लीट कर लेते हैं बेटा। हम लोग बात कर रहे थे कि फैराडे के लॉ लेकर के, फैराडे का जो फर्स्ट लॉ होने वाला है, फैराडे लॉ में फैराडे जो फर्स्ट लॉ होने वाला बेटा वो क्या था, वेन एवर देयर इज चेंज ऑफ फ्लक्स passing through an area bounded by the closed conducting loop, an EMF known as induced is produced in loop। बेटा एक्चुअली में हो क्या रहा है, उन्होंने ये कहा था कि यदि आप जो है किसी भी क्लोज लूप में, किसी भी बंद लूप में अगर फ्लक्स को परिवर्तित करते हैं, फ्लक्स परिवर्तन करते हैं, तो उस लूप में जो है एक विद्युत वाहक बल, एक EMF जनरेट हो जाता है, एक EMF जनरेट हो जाता है, जिसे प्रेरित EMF कहा जाता है, इंड्यूस्ड EMF कहा जाता है। हिंदी में बेटा क्या लिखने वाला है कि वेन एवर देयर इज चेंज ऑफ फ्लक्स पासिंग थ्रू एन एरिया बाउंडेड बाय द लूप, यदि किसी लूप से गुजरने वाले, क्या लिखेंगे फर्स्ट लिखेंगे बेटा, यदि किसी लूप से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स के मान को परिवर्तित किया जाता है, तो उस लूप में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिसे प्रेरित विद्युत वाहक बल कहा जाता है। अब आप कह रहे होंगे सर अभी तो बात हो रही थी जो है किस पर, करंट बात हो रही थी। भैया अभी आप कह रहे थे जो है करंट फ्लो हो रहा है, अब आप कह रहे हो कि नहीं एक्चुअल में जो है EMF आ रहा है, विद्युत वाहक बल आ रहा है। ये नई नई बातें क्या हो रही हैं? एक्चुअल बेटा नई नई बातें नहीं है, आपको समझ में आ रहा होगा EMF होता क्या है। एक्चुअल में EMF तो बेटा पोटेंशियल डिफरेंस ही तो है, मतलब। और करंट क्या होती है, करंट तभी फ्लो करती है जब पोटेंशियल डिफरेंस होता है। भैया करंट फ्लो करने के लिए लूप का क्लोज होना जरूरी है, अगर लूप क्लोज होगी तो करंट फ्लो कर जाएगी, और बेटा अगर लूप क्लोज नहीं है तो करंट फ्लो नहीं हो पा रही है। मतलब ये बात कंफर्म हो चुकी है कि पहले EMF जनरेट हुआ होगा, उसके बाद ही तो करंट फ्लो हुई होगी। बच्चा समझ में आ रहा है ना? एक्चुअल में होता क्या है, पहले EMF जनरेट होता है, और जो EMF जनरेट होता है उसी को इंड्यूस्ड EMF कहा जाता है। अब अगर लूप अपना क्लोज्ड होगा तो कंफर्म है क्या हो गया होगा जो है, तो बेटा हम लोग का समझ में आ रहा है, तो जो है करंट फ्लो कर गई होगी। एक और बात यार, फ्लक्स को चेंज करना है, फ्लक्स को चेंज करने के लिए हम लोग को मैकेनिकल वर्क करना पड़ेगा बेटा। क्या करना पड़ेगा? मैकेनिकल एनर्जी देनी पड़ेगी, जिसको हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे, इसमें केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर लेंगे। मतलब यहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी वैलिड है, इसलिए जो है इनका फर्स्ट लॉ फैराडे चाचा का, फैराडे का जो एक्सपेरिमेंट था वो क्या हो रहा है, सक्सेस रहा बेटा। कैसे भाई? फ्लक्स को चेंज करना है। अब फ्लक्स को चेंज करें तीन तरीका, या तो क्या चेंज कर दूं मैं, या तो बी चेंज कर दूं, या तो मैं ए चेंज कर दूं, या तो मैं थीटा चेंज कर दूं बेटा। अगर आप मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी चेंज करना चाहते हैं तो आपको क्या, चुंबक लेकर के उसके लूप को आसपास जाना पड़ेगा बेटा। हम क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं क्या, हम लोग कर रहे हैं मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल वर्क कर रहे हैं। तो यहाँ से भी कंफर्म हो क्या आ रहा है कि भैया मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर दिया गया केमिकल उसमें करंट एनर्जी में या इलेक्ट्रिकल एनर्जी बेटा। और दूसरा क्या था बेटा, दूसरा आप लोगों ने क्या चेंज किया था, आप एरिया चेंज करेंगे, तो एरिया चेंज करने भी हम लोग क्या करना पड़ेगा, एरिया चेंज करने में मैकेनिकल वर्क करना पड़ेगा। या फिर अगर आप थीटा चेंज करेंगे तो लूप को रोटेट करना पड़ेगा, और लूप को रोटेट करने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, मैकेनिकल वर्क करना पड़ेगा। जब जब मैकेनिकल वर्क कर रहे हैं तब तक फ्लक्स चेंज हो रहा है, और जब जब फ्लक्स चेंज हो रहा है तब तक करंट इंड्यूस हो जा रही है, करंट जनरेट हो रही है। समझ में आ गया? सेकंड क्या बेटा जो है, सेकंड हो रहा है, सेकंड लॉ, द इंड्यूस्ड EMF in a closed loop is equal to negative of the time rate of change magnetic flux through the loop। हिंदी मीडियम बेटा आप क्या लिखने वाले हो, आप लिखने वाले हो कि किसी भी बंद लूप में उत्पन्न होने वाला, किसी भी बंद लूप में उत्पन्न होने वाला प्रेरित विद्युत वाहक बल, या बच्चा लूप अगर क्लोज होगी तो क्या आ जाएगा, प्रेरित विद्युत धारा। यहाँ पे क्या रहा है, किसी भी बंद लूप में उत्पन्न होने वाला प्रेरित विद्युत वाहक बल फ्लक्स परिवर्तन की दर के, फ्लक्स परिवर्तन ऐसे लिखना, किसी भी बंद लूप में उत्पन्न होने वाला प्रेरित विद्युत वाहक बल फ्लक्स की परिवर्तन के दर के ऋणात्मक मान के बराबर होता है। फ्लक्स के परिवर्तन की दर के ऋणात्मक मान के बराबर होता है। इंड्यूस्ड EMF प्रेरित विद्युत वाहक बल इक्वल टू, या इसको बेटा इंड्यूस्ड EMF हम लोग या तो स्मॉल इसी दिखाते हैं, या कुछ बुकों में कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, माइनस क्या हो जाएगा, d∅dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। क्या क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे बेटा। अगर मॉड वैल्यू बात की जाए, सिर्फ उसी मॉड का देखते हैं बेटा, तो मॉड ऑफ इक्वल टू d∅dt निकल करके आ जाएगा। वेर जहां थीटा क्या है बेटा, थीटा आपको सबको पता है कि लूप से पास होने वाला फ्लक्स है, वेर थीटा इक्वल टू इंटीग्रेटेड ऑफ द v.da इज द फ्लक्स ऑफ द
मैग्नेटिक फील्ड थ्रू द एरिया बेटा, उस क्षेत्रफल से, लूप के क्षेत्रफल से पास होने वाला फ्लक्स, जहां पर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, थीटा को रिप्रेजेंट करता है। हम लोगों ने ये समझ में आ गया है कि लूप में कितना विद्युत वाहक बल जनरेट हो रहा है। अगर उसका हम लोग को क्या फाइंड करना पड़ेगा, मैग्नीट्यूड फाइंड करना हुआ तो क्या लगा देंगे बेटा जो है कि इक्वल टू माइनस ऑफ डी फाई बाई डी टी। यहाँ पे नेगेटिव सिंबल क्यों आ रहा है, एक्चुअली में माइनस इसलिए आ रहा है बेटा जो है वो करंट के जो इंड्यूस्ड करंट आ रही है वो उसकी डायरेक्शन पे रिलेटेड है। जब हम लोग लेंज लॉ समझेंगे तो वहाँ पर इस माइनस का अच्छे तरीके से समझ जाएंगे एक्चुअली में माइनस वर्ड यहाँ पे क्या कर रहा है बेटा। इतनी सी बात आप जल्दी से नोट कर लीजिए ताकि हम अब दोबारा बात कर सकें आपके सामने जो है कि इससे रिलेटेड कुछ हम पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ले लें और फिर इस पर कुछ न्यूमेरिकल लगा सकें बेटा। पहले इसको नोट कर लेना यार बच्चा। फैराडे लॉ से रिलेटेड हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखने जा रहे हैं, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। फर्स्ट पॉइंट अपना क्या है बेटा कि द इंड्यूस्ड ईएमएफ एग्जिस्ट्स फॉर दैट ड्यूरेशन इन विच फ्लक्स चेंज इज टेकिंग प्लेस। हिंदी मीडियम क्या लिखने वाला है कि बेटा लूप में उत्पन्न विद्युत वाहक बल तभी तक उत्पन्न होगा बेटा, लूप में जो हम लोग के पास विद्युत वाहक बल जनरेट हो रहा है इंड्यूस्ड ईएमएफ तभी तक उत्पन्न होगा जब तक आप लूप में फ्लक्स का मान परिवर्तित करते रहेंगे। द इंड्यूस्ड ईएमएफ एग्जिस्ट्स फॉर दैट ड्यूरेशन इन विच फ्लक्स चेंजिंग इज टेकिंग प्लेस। किसी भी लूप में प्रेरित विद्युत वाहक बल तभी तक उत्पन्न होगा जब तक लूप से पास होने वाला चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तित किया जाएगा। सेकंड पॉइंट बेटा, नेगेटिव साइन शोज दैट EMF इज नेगेटिव इफ फ्लक्स इंक्रीज, एग्जाम्पल अपोजिट डायरेक्शन टू अप्लाइड वाइस एंड वर्सा बेटा। इसका मतलब क्या होता है, ये आपको नेगेटिव डायरेक्शन अच्छे तरीके से लेंस जरा मैं समझा पाऊंगा, लेकिन छोटी सी बात हम लोग भी कर सकते हैं कि नेगेटिव साइन शोज दैट EMF इज नेगेटिव बेटा। नेगेटिव सिंबल ऋणात्मक चिन्ह यह प्रदर्शित करता है कि उत्पन्न विद्युत वाहक बल का मान ऋणात्मक होगा यदि इफ फ्लक्स इंक्रीजिंग, अगर फ्लक्स का मान पर क्या कहते हैं बेटा, फ्लक्स का मान रिंग से पास होने वाले फ्लक्स का मान परिवर्तित किया जाए, बढ़ाया जाए तो। मतलब एक बार फिर से, नेगेटिव साइन यह प्रदर्शित करता है कि किसी भी लूप में उत्पन्न होने वाला विद्युत वाहक बल, नेगेटिव साइन यह प्रदर्शित करता है कि किसी भी लूप में उत्पन्न होने वाला विद्युत वाहक बल का मान ऋणात्मक होगा यदि लूप से गुजरने वाला चुंबकीय बल या चुंबकीय फ्लक्स क्या होने बेटा जो है इंक्रीज कर रहा हो, बढ़ रहा है तो। और थर्ड नंबर बेटा क्या है कि द फ्लक्स पासिंग थ्रू द लूप कैन बी चेंज इन वेरियस वेज। मतलब हम लोग लूप से निकलने वाले चुंबकीय फ्लक्स का मान निम्न फिनोमिना को यूज करके परिवर्तित कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। बाय चेंजिंग एरिया ऑफ लूप इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड, मतलब बेटा बाय चेंजिंग एरिया ऑफ लूप के एरिया को परिवर्तित करके हम लोग क्या कर सकते हैं बेटा जो है हम लोग चुंबकीय फ्लक्स का मान परिवर्तित कर सकते हैं। बाय चेंजिंग एंगल बिटवीन बी एंड ए, हम लोग जो है बी और ए के बीच के कोण को परिवर्तित करके चुंबकीय फ्लक्स का मान परिवर्तित कर सकते हैं। और नंबर 3 जो है बाय चेंजिंग क्या बेटा, नंबर एक कौन बच गया हम लोग का बी, अगर हम लोग जो है इंटेंसिटी चेंज कर रहे हैं, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान चेंज कर रहे हैं तो भी फ्लक्स चेंज जाएगा। और फोर्थ में क्या बेटा, एनी कॉम्बिनेशन ऑफ द अबव, अगर इनमें से कोई सा भी कॉम्बिनेशन करते हैं तो भी हम लोग का क्या होने वाला जो है फ्लक्स का मान परिवर्तित हो जाएगा। ये सारी कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी। ये सारी बातें बच्चा बोर्ड के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि बोर्ड में आपको लिखना रहेगा कि फैराडे लॉ क्या होता है, तो उसके लिए आप जो है सेकंड लॉ पर पूरा ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के साथ लिख करके आएंगे। बाकी जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या जो बच्चों को न्यूमेरिकल पसंद है वो बस इतनी सी बात को नोट कर ले बेटा। फिर हम लोग जो है फैराडे लॉ पर अपना फर्स्ट न्यूमेरिकल लेने जा रहे हैं। एक और बात, करंट की हम लोग जो है बात करने वाले हैं। पहले थोड़ा सा बात कर लेंगे कि इंड्यूस्ड चार्ज और इंड्यूस्ड करंट क्या होता है और फिर न्यूमेरिकल लेते हैं बेटा। करंट की डायरेक्शन हम लोग जो है लेंज के नियम से फाइंड करेंगे, वहां पर हमको जो है ये नेगेटिव साइन क्या होता है एक्चुअल में समझ में आने वाला है। इस बात को जल्दी से नोट करिए ताकि हम आगे बढ़ते हैं। इंड्यूस्ड करंट की बात की जाए बच्चा जो है तो उसके लिए आप डेफिनेशन क्या लिखने वाले हैं कि द इंड्यूस्ड ईएमएफ डिराइव्स एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द लूप नोन एज इंड्यूस्ड करंट। इसका मतलब क्या होता है कि द इंड्यूस्ड ईएमएफ डिराइव्स एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द लूप। बेटा क्या लिखने वाले हो कि
उत्पन्न होने वाला लूप में प्रेरित होने वाले विद्युत वाहक बल के कारण यदि लूप क्लोज्ड होगा, तो यदि लूप बंद होता है, यदि लूप क्लोज्ड हो तो उसमें एक प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है बेटा। और अगर हम लोग फाइंड करें एक्चुअल में इसकी वैल्यू क्या होती है, तो हम लोगों ने ईएमएफ विद्युत वाहक बल का मैग्नीट्यूड फाइंड कर लिया है, मॉड ऑफ ई बराबर डी फाई बाय डी टी होता है। अच्छा, हमको समझ में आता है कि वी बराबर क्या होता है, वी बराबर होता है आर आई, पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू क्या होता है, रेजिस्टेंस इन द वायर एंड फ्लो इन द करंट का मल्टीपल होता है। वी बराबर आर आई होता है बेटा। यहां से अगर मैं बोलूं आई बराबर क्या आएगा, तो आप बोलने वाले हो आई बराबर आ जाएगा वी बाय आर। क्या आने वाला है, वी बाय आर। अगर यदि इफ रेजिस्टेंस ऑफ द लूप इज आर, यदि मैं ये मान लूं कि जिस लूप में आपने ईएमएफ जनरेट किया हुआ है उसका जो रेजिस्टेंस है, उसका जो प्रतिरोध है वो आर है, यदि लूप का प्रतिरोध आर हो तो मैं ये बोल सकता हूं बेटा कि जो इंड्यूस्ड करंट है, आई इंड्यूस्ड है, उसका मान क्या है, मॉड ऑफ ई बाय आर निकल कर आ जाएगा। मॉड ऑफ ई मान क्या होता है, डी फाई बाय डी टी और 1 बाय आर मल्टीप्लाई, मतलब आई इंड्यूस्ड मान क्या निकल आने वाला है, 1 बाय आर डी फाई बाय डी टी। इस फॉर्मूले का याद रखेंगे जिससे आपको जो है इंड्यूस्ड करंट का मैग्नीट्यूड फाइंड किया सके, इंड्यूस्ड करंट हम लोग जो है मैग्नीट्यूड फाइंड कर सके। बच्चा इसको नोट करेगा ताकि हम बात करते हैं इंड्यूस्ड चार्ज के बारे में। अब करंट हो चुका है, अब बात करेंगे चार्ज को लेकर के। इंड्यूस्ड चार्ज क्या होने जा रहा है, हम सबको पता है बेटा कि अगर किसी वायर में करंट फ्लो कराई जा रही है तो उसके साथ क्या होता है बेटा, जो है चार्ज फ्लो करता है, क्योंकि उनको पता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। बेटा हमने क्या कहा, जो है आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहा जाता है, विद्युत धारा कहा जाने वाला है। मतलब कि करंट फ्लोज इन द सर्किट सो चार्ज फ्लोन इन सर्किट इन ए टाइम dt। मतलब मैंने ये कहा कि यदि किसी सर्किट में, यदि किसी लूप में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो dt समय में आवेश प्रवाहित आवेश का मान जो होगा, dq का मान क्या आने वाला है, i dt के बराबर निकल के आता है। कैसे पता, हम सब जानते हैं बेटा i बराबर क्या होता है, i बराबर होता है dq बाय dt। क्या होता है, i बराबर dq बाय dt। आवेश के रेट ऑफ द फ्लो ऑफ द चार्ज इज कॉल्ड आई, आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहा जाता है। आई बराबर क्या रहा है, डी क्यू बाई डी टी। तो बच्चा यहाँ पे डी क्यू क्या आ जाएगा, डी क्यू बराबर आ जाएगा आई डी टी निकल के आने वाला बेटा। और हम लोग जो है आई का मान ऑलरेडी अभी निकाल चुके थे। आई का मान क्या था बेटा, जो 1 बाय आर डी फाई बाई डी टी। डी टी सी टी क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया है। और अगर डी टी से डी टी कैंसिल आउट हो गया तो हम लोग को डी क्यू का मान निकल के आता है बेटा, जो है। और डी क्यू का मान हम लोग क्या निकल कर आ रहा है, मैं लिख सकता हूं डी क्यू इक्वल टू 1 बाई आर, क्या निकल रहा है, डी क्यू इक्वल टू 1 बाई आर डी फाई, चेंज इन फ्लक्स। भाई डी टी सी कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या, आर बच गया, डी फाई बच गया। डी फाई बाय आर किसको रिप्रेजेंट करता है बेटा, जो है फ्लोइंग ऑफ द चार्ज को रिप्रेजेंट करने वाला है। अच्छा, एक और बात किया जाए, जो है ये क्या था, ये इंड्यूस्ड चार्ज था। और इंड्यूस्ड करंट के बारे में बात करते हैं। अगर मैं सीधा सीधा लिख दूं, जो है मैं लिख रहा हूं फॉर द इंटरवल ऑफ टाइम डी टी। अगर मैं लिखूं फॉर द इंटरवल for the interval of time डेल्टा टी। बता, अगर डेल्टा टी इंटरवल टाइम के लिए हम बात किया जाए तो क्या हम लोग ई का मॉड वैल्यू बोलने वाले हैं, हाँ कंफर्म। क्या था बेटा, जो है चेंज ऑफ द फ्लक्स कितना, फाई बाय चेंज ऑफ द टाइम। ये डिपेंड करना जो है इंड्यूस्ड ईएमएफ का मान आ गया। सारे मान मैं लिख रहा हूँ, आपको याद होने चाहिए ताकि आप न्यूमेरिकल लगा सको। चेंज इन फ्लक्स का मान क्या आना है, चेंज इन फ्लक्स बाय चेंज इन टाइम किसको रिप्रेजेंट करेगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ को रिप्रेजेंट करने वाला। ये एवरेज के बारे में बात करें हम लोग, किसके बारे में बात कर रहे हैं, एवरेज जो है ईएमएफ के बारे में बात करने जा रहे हैं। और अगर मैं बोलूँ बेटा, जो है करंट की वैल्यू क्या आने वाली है, हम लोग अगर आपसे बोल दे जो है बताओ करंट का एवरेज करंट क्या आ जाएगा बेटा, जो है तो अगर एवरेज करंट के बारे में बात करने वाले तो क्या बोलोगे, 1 बाय आर चेंज इन फ्लक्स बाय चेंज इन टाइम। क्या आने वाला है, चेंज इन फ्लक्स बाय चेंज इन टाइम किसको रिप्रेजेंट करेगा बेटा, जो है इंड्यूस्ड करंट को रिप्रेजेंट करने वाला है। 1 बाय आर इक्वल टू चेंज इन फ्लक्स बाय चेंज इन टाइम। अगर मैं किसके बारे में बात करूँ, अगर मैं जो है आपसे चेंज फ्लोइंग ऑफ द इसका फ्लोइंग ऑफ द चार्ज में बात करूं बेटा, जो है तो इसकी वैल्यू क्या आने वाली है, इसकी वैल्यू हम लोग बोलने वाले हैं एक्चुअल में जो है क्या बेटा, आई डी टी। क्या बोलने वाले हैं, आई डेल्टा टी। या फिर इसी मान हम लोग क्या लिखने वाले हैं, डेल्टा क्यू इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, जो हम लोग का या लिखा हुआ था 1 डी फाई बाय आर।
ये आपके पास कुछ मान लिखे गए हैं, फॉर्मूले लिखे गए हैं, इनको आपको ज़रूर याद रखना है जिससे हम लोग जो है न्यूमेरिकल को लगा सके बेटा। ये फॉर द टाइम इंटरवल डेल्टा टी के लिए टाइम लिखा हुआ है। इंड्यूस्ड फ्लक्स का मान क्या आ जाएगा, डेल्टा फाइव डी टी आएगा। आई का मान कितना निकल आने वाला है, ये आ गया। और डेल्टा क्यू का मान कितना निकल आने वाला है, चेंज इन फ्लक्स बाय रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस इज द क्या बेटा, आर क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ द फ्लोइंग ऑफ द करंट। जो भी आपने पास जो सर्किट में आप करंट फ्लो करा रहे हो उसका रेजिस्टेंस कितना है, वो ये आर है। क्या इतनी बात हम समझ में आ गई है, इसको आप नोट करिएगा जिससे हम लोग जो है अब न्यूमेरिकल ले सकें। इंड्यूस चार्ज पर न्यूमेरिकल लेने वाले हैं, इंड्यूस करंट पर न्यूमेरिकल लेने वाले हैं कि कितनी करंट इंड्यूस होने वाली है या कितना चार्ज फ्लो करने वाला है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए, फिर आप बात करते हैं न्यूमेरिकल पे। बच्चा ये जो है फैराडे लॉ पर हम लोग का पहला क्वेश्चन है, जरा आप क्वेश्चन पढ़िएगा। द मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द कॉइल डायरेक्टेड इनटू द पेपर इज वेरिंग अकॉर्डिंग टू द रिलेशन phi इक्वल टू 6t स्क्वायर प्लस 8t प्लस 10 वेयर phi इज इन वेबर एंड t इन द सेकेंड। आपसे कहा जा रहा है कि इस लूप से एक मैग्नेटिक फील्ड है जो इसके परपेंडिकुलर पास हो रही है बेटा, जो है देखो बोर्ड की क्या होने जा रही है, बोर्ड के परपेंडिकुलर पास होने जा रही है यहाँ पर जो है। और phi की जो वैल्यू दी गई है वो कुछ रिलेशन में टाइम के साथ रिलेशन करके लिखा गया है, phi इक्वल टू 6t स्क्वायर प्लस 8t प्लस 10। यहाँ पर बेटा जो है phi आपका क्या है, वो वेबर में दिया गया है और t क्या है, यहाँ पर टाइम को रिप्रेजेंट करता है। टाइम का जो है टाइम सेकंड में है। ठीक है, कह रहा है व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ इन लूप व्हेन t इक्वल टू 2 सेकंड। कह रहे हैं कि जब t इक्वल टू 2 सेकंड पे होता है तो बताओ लूप में कितना विद्युत वाहक बल जनरेट हो रहा है, उसका इंड्यूस्ड ईएमएफ का मान ज्ञात कीजिए। बच्चा आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें क्वेश्चन मिटाना होगा, तो अगर आपने क्वेश्चन नोट कर लिया बेटा तो मैं इसको रफ कर रहा हूं। चलो देखते हैं। चलो देखिए बेटा, हम लोगों को निकालना क्या था, जो है फाई का है इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालना है बेटा। आपको पता है इंड्यूस्ड ईएमएफ फॉर्मूला क्या होता है, डी फाई बाय डी टी होता है। अच्छा, फाई का मान दिया गया है डी ओवर डी टी ऑफ फाई, फाई मतलब 6t स्क्वायर प्लस 8t प्लस 10। बच्चा आपसे कहा जा रहा है डिफरेंशिएशन कर दो फाई का टी के टर्म्स में। टी क्या टाइम है, टाइम के टर्म्स में हम लोग को फाई का डिफरेंशिएशन करना है। क्या ये डिफरेंस हम लोग कर सकते हैं, बिल्कुल यार, ऑलरेडी आपने जो है ये इससे अच्छे डिफरेंस किया होगा। तो इसको क्या है, ये तो कहीं डालोगे बेटा, करो जरा, 2 को मल्टीप्लाई करा दो, 6 2 12 आ जाएगा। इधर आ गया आपके पास 12t, इधर क्या बेटा जो है 12t प्लस 8, 12t प्लस 8, इधर जो 10 क्या हो जाएगा, 10 का हमारा 0 हो गया। मतलब हम लोग को एक्चुअल में जो ई का मान निकल आ रहा है टाइम के रेस्पेक्ट में वो 12t प्लस 8 मिलकर के आ रहा है। हमसे कह रहा है कि बताओ t इक्वल टू 2 सेकंड पर कितना फ्लक्स फ्लो होगा बेटा। जब t इक्वल टू 2 सेकंड हो जाएगा बेटा, 2 यहाँ लगा दो, तो बताओ फ्लक्स का मान कितना जाएगा बेटा, जो है जो तुम्हारे पास इंड्यूस्ड ईएमएफ है उसका मान कितना जाएगा, t इक्वल टू 12 इंटू 2 प्लस 8, 12 2 जा 24 और 8 32, कितना बेटा जो है 32 वोल्ट का ईएमएफ इंड्यूस हो रहा होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ करंट एट t इक्वल टू 2 सेकंड। कह रहे हैं 2 सेकंड बताओ कि इस समय जो करंट फ्लो हो रही है उसकी डायरेक्शन क्या है और उसका मैग्नीट्यूड क्या है। बेटा मैग्नीट्यूड हम लोग जो है फाइंड करेंगे अभी तुरंत, लेकिन डायरेक्शन फाइंड करने के लिए लेंज का लॉ सीखना पड़ेगा। और लेंज के लॉ सीखने से हम लोग जो है बात करने जा रहे हैं, पहले लेंज का लॉ सीखेंगे और फिर डायरेक्शन फाइंड करेंगे। मैग्नीट्यूड हम यही निकालने वाले बेटा। मैग्नीट्यूड फॉर्मूला क्या होता है, आई बराबर क्या बेटा, जो है आई बराबर आपने देखा हुआ था डी फाई बाय निकल करके क्या था बेटा, आर निकल के आया था, क्या आया था डी फाई बाय आर। और इसका मतलब मिल गया है 2 सेकंड बेटा 32 बटे, और बेटा जो है हम लोग को क्या दिया गया है, आर का मान कितना दिया गया है, आर का मान अगर आपको दिख रहा होगा जो है यहाँ पर लिख लो 8 ओम का। बेटा जो रजिस्टेंस जोड़ा कितना ओम जोड़ा गया है, 8 ओम को जोड़ा गया है, तो इधर आ गया 8 ओम, 8 चौक 32, मतलब 4 एम्पियर की करंट फ्लो कराई जा रही है। जो रजिस्टेंस है लूप का वो कितना है, 8 ओम का है। तो अगर 8 ओम का रजिस्टेंस है तो जितनी करंट फ्लो कितनी आ रही है, 4 ओम की करंट आ रही है बच्चा। और एक बात जो है लाइट काफ़ी ज़्यादा इशू हो रही है, लेंज का लॉ क्या है वो बोर्ड के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी हम लोगों को लेंज लॉ पढ़ना है। लेंज लॉ पढ़ने के बाद जो है किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में अगर आप किसी रॉड को मूव कराते हैं तो उससे जनरेट वाला जो है हम लोग को पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है, और साथ में जो है
एक और चीज़ पढ़नी बेटा जो है सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन। स्वाप शायद जो है उसको बोलते हैं क्या, सेल्फ इंडक्शन, क्या हिंदी लिखना, हिंदी मीडियम जो है तो सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन, ये 3 टॉपिक हमको पढ़ना है बेटा। वो 3 टॉपिक को हम लोग आपको अगले लेक्चर में सिखाने वाले हैं, क्योंकि जो है अभी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। लाइट में देख रहा हूँ कि वीडियो थोड़ा सा अच्छा नहीं बन पा रहा है, काफ़ी ज़्यादा शोरगुल भी आ रहा होगा बाहर से, तो इन सबको ध्यान में रखते हुए इस वीडियो को हम लोग यहीं स्टॉप कर रहे हैं। अगले वीडियो मिलते हैं, वो भी फुल स्टार वीडियो, मैंने बोला था 1 स्टार वीडियो, पर 1 स्टार वीडियो को हम 2 पार्ट्स लेके आने वाले हैं। एक पार्ट्स में हम लोगों ने ये इक्तिबा सीरीज सीखी हुई है, और अगले पार्ट्स हम लोग जो है लेंज लॉ सीखेंगे, और किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में अगर आप जो है किसी रॉड को घुमाते हैं तो उस पर जो है कितना, उसके कारण जो है कितना विभवांतर स्थापित होता है, कितना पोटेंशियल इंड्यूस होता है, उसको निकालने वाले हैं। और साथ में बेटा सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन सीखने वाले हैं। 3 टॉपिक्स को हम लोग जो है अगले लेक्चर में कवर करेंगे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और ढेर सारी पढ़ाई करते रहिए बच्चा। ऑल द वेरी बेस्ट। पढ़ते रहिए बच्चा, पढ़ते रहिए।